एटॉमिक स्ट्रक्चर में आज पढ़ेंगे हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। ठीक है, चलिए देखते हैं। चलिए शुरू करते हैं हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम से पहले इसमें पढ़ेंगे रेडबर्ग कांस्टेंट। ठीक है, तो देखिए रेडबर्ग इक्वेशन ऑफ हाइड्रोजन एटम क्या है। ये वैल्यू निकल कर आई यूजिंग एक्सपेरिमेंटल वैल्यू हम यूज़ कर रहे हैं यार की। क्या है कि 1/λ, 1/λ इसे क्या बोलते हैं, वेव नंबर। वेव नंबर को हम क्या कह सकते हैं, वेव नंबर इक्वल होता है 1/λ। तो वो निकल के आता है आर एच, आर हो गया रेडबर्ग कांस्टेंट, एच मीन्स हाइड्रोजन का, तो आर एच इंटू जेड स्क्वायर इंटू 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n(f)स्क्वायर, एन आई स्क्वायर माइनस NF स्क्वायर। यह एन क्या है, एन है कहाँ से इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन कर रहा है। ये लैम्डा क्या होगा, जब कोई इलेक्ट्रॉन किसी भी हायर सेल से लोअर सेल में क्या करेगा, हायर एनर्जी स्टेट से लोअर एनर्जी स्टेट में जंप करेगा, तो वो एनर्जी का रेडिएशन करेगा फोटोन की फॉर्म में। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होगी वो किस वेवलेंथ की होगी, तो उसकी वेवलेंथ कैसे निकलेगी, 1/λ इज इक्वल टू होगा आर जेड स्क्वायर इंटू क्या होगा 1/ni स्क्वायर माइनस 1/nf स्क्वायर। अब ni क्या है, यह है इनिशियल इनिशियल सेल, मतलब ni का मतलब हो गया यहाँ पे जिसमें ट्रांजिशन होगा, और nf हो गया जिसमें से इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ट्रांजिशन। कहने का मतलब है कि ni हो गई लोअर एनर्जी स्टेट और nf हो गया हायर एनर्जी स्टेट। यहाँ से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेगा किसमें, ni में, तो nf से ट्रांसफर करेगा किसमें, ni में, और इनका क्या रहेगा यहाँ स्क्वायर फॉर्मूले में। चलिए अगर हम हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन के लिए Z क्या हो जाएगा, 1, एटॉमिक नंबर हो जाएगा 1, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा 1/λ, या कह सकते हैं वेव नंबर, वो इज इक्वल टू होगा R इंटू 1/n(i स्क्वायर माइनस 1/nf स्क्वायर, यानी कि लोअर एनर्जी सेल माइनस हायर एनर्जी सेल। ठीक है, चलिए जहाँ पे RH रेडबर्ग कांस्टेंट कहलाएगा, और इसकी जो वैल्यू है एक्सपेरिमेंटल वैल्यू वो निकल के कितनी आती है, 109,678 सेंटीमीटर इनवर्स। ये इसको थोड़ा सा अप्रोक्सीमेट कर लो, यहाँ पे लास्ट में देखिए कितना है 678, तो इसको कितना मान लेंगे 700, तो ये हो जाएगा 109,700 सेंटीमीटर इनवर्स। या एक और देखिए 1 2 3 4 5 के बाद अगर इसमें पॉइंट लगाएं तो इसकी जो वैल्यू है अप्रोक्सीमेट वो कितनी हो जाएगी, 1.09 इंटू 10 की पावर कितना हो जाएगा 5 सेंटीमीटर इनवर्स। अगर मीटर इनवर्स में करेंगे तो क्या हो जाएगा 10 की पावर 7 हो जाएगा। ठीक है, तो बस अप्रोक्सीमेट वैल्यू कितनी रख सकते हैं, 10 की पावर 5। एक और मैं चीज़ बताऊं, जब हम लैम्डा निकालेंगे तो जनरली इसको रिवर्स करना पड़ेगा, तो ये 1/r के फॉर्म में आएगा, तो ध्यान रखें 1/r, जो 1/r है उसकी वैल्यू अप्रोक्सीमेट आएगी 912 एंगस्ट्रॉम के आसपास। ठीक है, तो इसे डायरेक्ट यूज़ कर लेंगे जिससे कैलकुलेशन में थोड़ी आसानी हो जाएगी। चलिए बात है कि वैल्यू वैल्यू यानी कि मैच बाय द यूजिंग इक्वेशन ऑफ द बोहर्स। इस वैल्यू को हम क्या करें, मैच करें, जो क्या करती है यानी कि बोहर इक्वेशन हमारे बताती है, उससे देखिए तो क्या है, अकॉर्डिंग टू द बोहर्स, अगर बोहर्स के अकॉर्डिंग हम बात करें तो जो एनर्जी चेंज है, जब भी कोई इलेक्ट्रॉन किसी हायर एनर्जी स्टेट में से लोअर एनर्जी स्टेट में जंप करेगा, यानी कि एफ फाइनल माइनस इनिशियल, तो दोनों एनर्जी के स्टेट के बीच में जो एनर्जी चेंज होगा, यानी कि फाइनल एनर्जी माइनस लोअर एनर्जी या इनिशियल एनर्जी, वो क्या होगा, वो कैलकुलेट होकर ये वैल्यू निकल कर आई थी। ये एनर्जी का ग्राफ था, एनर्जी की इक्वेशन थी 2π²k²e⁴ me इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर, और इंटू क्या होगा फाइनल के केस में क्या होगा 1 यानी कि एफ स्क्वायर, और इनिशियल निकालेंगे तो ni स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से इसको हमने क्या ले लिया देखिए अब जो चेंज इन एनर्जी है वो क्या होता है hc/λ, और यहाँ से इसको कंपेयर करेंगे तो क्या हो गया, अगर हम इससे कंपेयर करें इस वाली वैल्यू से z, तो क्या होगा, अगर हाइड्रोजन एटम लेंगे तो z की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी, अगर हाइड्रोजन लेंगे तो। अगर कंपेयर करें तो यही इक्वेशन तो था आर जेड स्क्वायर इंटू 1/nf स्क्वायर माइनस 1/ni, तो यहाँ से इसे अगर हम कंपेयर करेंगे तो क्या होगा, तो ये जो वैल्यू है ये इतना ये जो कांस्टेंट है, ये जो वैल्यू है ये क्या कहलाएगा, रेडबर्ग। अगर हम इससे कंपेयर करें इसको देखिए तो ये जो वैल्यू जेड स्क्वायर को छोड़कर इसको छोड़कर ये जो इतनी वैल्यू है ये क्या होगी, आर होगी। तो यहाँ से जो आर है रेडबर्ग कांस्टेंट वो कितना आ गया। अगर हम बात करेंगे यहाँ पे क्या करना, देखिए जो एनर्जी में चेंज है वो कितना होता है hc/λ, और ये आ गया इसके इक्वल, मगर हमें लाना क्या है, किसी इक्वेशन से कंपेयर करना 1/λ इज इक्वल टू होता है आर जेड स्क्वायर इंटू दिस। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे, अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, तो इस 1/λ बनाने के लिए एच सी को कहाँ ले जाएंगे, अपॉन में।
ठीक है। तो क्या होगा, एच स्क्वायर था तो एक एच यहाँ आएगा तो क्या हो जाएगा एच क्यूब, और इंटू साथ में क्या आ जाएगा सी, तो क्या हो जाएगा एच क्यूब अपॉन सी। तो अब इसे अगर कंपेयर करेंगे तो जो आर की वैल्यू है वो कितनी निकल कर आ रही है, 2 पाई स्क्वायर के स्क्वायर ई की पावर 4 एम ई, एम ई हो गया मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, इंटू एच क्यूब इंटू सी, ये है आर की वैल्यू। ठीक है, इसको आजकल मैंने आपको बताया है, जैसे एनर्जी का फॉर्मूला था, वेलोसिटी का फॉर्मूला था, रेडियस का फॉर्मूला था, आजकल ये जो कांस्टेंट वाली ये वैल्यू है, इन वैल्यू को अक्सर पूछ रहा है, तो इसको जरा ध्यान रखें, इसको आप लिख के थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लें इसकी कि आर की वैल्यू होती कितनी है। न्यूमेरिकल वैल्यू तो पता चल जाएगी, वो एक्सपेरिमेंटली वैल्यू निकल के इसको भी सोल्व करेंगे तो कितना आएगा, ये आएगा, वो मैंने आपको बता दिया कितना, 109678। ठीक है, ये इसको अप्रोक्सीमेट कर लेंगे तो 109 क्या कर लेंगे लास्ट में 700 सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल वैसे आएगा जैसे कि रिडबर्ग कांस्टेंट वहाँ वो पड़ता है। तो अगर इस वैल्यू को भी सोल्व करते हैं तो वो वैल्यू उतनी आती जितनी हमने पहले एक्सपेरिमेंटली निकाली थी। तो देखिए, तो बस डायरेक्ट आपको पता चल गया कि जो फॉर्मूला है किसका, वेव नंबर का 1/λ, ये ऐसे क्या बोल सकते हैं, वेव नंबर बोल सकते हैं, म्यू बार। ठीक है, वो इजिकल टू होगा 1/λ इक्वल हो गया रेडबर्ग कांस्टेंट इंटू जेड स्क्वायर इंटू 1/n इनिशियल, इनिशियल स्क्वायर माइनस फाइनल, मतलब लोअर माइनस क्या होगा हायर। ठीक है, चलिए, तो ये क्या है, वेव नंबर ऑफ एमिशन, या कह सकते हैं रेडिएशन फोटोन, जो एमिशन या रेडिएशन हो रहे हैं इलेक्ट्रॉन किसके, वेवलेंथ के, इतनी वेवलेंथ का रेडिएशन होगा जब, या फोटोन इतनी वेवलेंथ का फोटोन एमिट होगा जब कोई इलेक्ट्रॉन्स क्या करेगा, किसी हायर एनर्जी स्टेट से लोअर एनर्जी स्टेट में क्या करेगा, जंप करेगा। और आर की वैल्यू मैंने आपको बताई दी है कितनी होगी, 1.09 इंटू 10⁵ सेंटीमीटर इनवर्स अप्रोक्सीमेट रख लेंगे, और ये 1/r की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 912 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, एक और बात सुनिए, जैसे एक और फॉर्मूला हम बना सकते हैं, जरा यहाँ देखिए, क्या है, जैसे ये एनर्जी चेंज है, जब भी कोई इजिकल टू होगा तो वो क्या होगा, एच म्यू फोटोन की फॉर्म में निकलता है, और एच म्यू को कह सकते हैं एस सी अपॉन लेमडा, और यहाँ पे 1/λ की वैल्यू कितनी हो गई, 1/λ की वैल्यू हो गई आर जेड स्क्वायर इंटू 1/, ऐसे कह ले कि n1 स्क्वायर, एन इनिशियल माइनस एन अपॉन फाइनल का स्क्वायर। ठीक है, ये हुआ। तो यहाँ से, और हाइड्रोजन के लिए बात करें, अगर हम क्या करेंगे, हाइड्रोजन के लिए बात करें तो हाइड्रोजन के लिए जेड कितना हो जाएगा 1, तो यहाँ से एक डायरेक्ट फार्मूला भी हो गया आर एच सी, देखिए आर एच सी इंटू 1/n इनिशियल स्क्वायर माइनस एन फाइनल स्क्वायर। ठीक है, तो इस फॉर्म में भी एनर्जी पूछ लेता है कभी कभी, किसकी फॉर्म में, आर एच सी की फॉर्म में। ठीक है, या अगर हाइड्रोजन नहीं होगा तो साथ में क्या होगा, जेड स्क्वायर भी होगा। ठीक है, चलिए देखिए, अब बात करें हाइड्रोजन एमिशन स्पेक्ट्रम। हाइड्रोजन एमिशन स्पेक्ट्रम मतलब एटम, एटम एमिशन स्पेक्ट्रम। ठीक है, और एटम एमिशन स्पेक्ट्रम भी कैसा, जिसमें केवल एक ही इलेक्ट्रॉन हो। तो देखिए क्या होगा, ये कह रहा है कि हाइड्रोजन जो हाइड्रोजन एटम एमिशन स्पेक्ट्रम है वो कैसा होगा, लाइन स्पेक्ट्रम होगा, क्योंकि हाइड्रोजन क्या हो गया, एक एटम हो गया, एटॉमिक स्पेक्ट्रम हमेशा क्या आते हैं, लाइन स्पेक्ट्रम आते हैं, और हाइड्रोजन एटम के लिए जेड की वैल्यू क्या होगी 1। तो अगर इसमें बात करें तो जब क्या करेगा, हाइड्रोजन एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन डिफरेंट एनर्जी स्टेट से डिफरेंट एनर्जी स्टेट में जंप करता है, तो उससे क्या होंगे, डिफरेंट वेवलेंथ की एमिशन होते हैं। तो उसको एक, उस पूरे को, उसका एक पूरा पैटर्न बनाया गया, और उसको क्या है, डिफरेंट सीरीज में क्या कर दिया गया, डिवाइड कर दिया गया, और इसी पूरे फिनोमेना को बोलते हैं हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। समझ में आई बात। जब इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, हाइड्रोजन एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो हायर सेल से डिफरेंट लोअर सेल में क्या करेगा, जंप करेगा, तो वहाँ से क्या होंगे, डिफरेंट वेवलेंथ की फोटॉन्स क्या होंगे, एमिट होंगे, और उनको क्या करना है, उनको एक रेगुलर क्या है, वेवलेंथ की सीरीज में अरेंज करना, या कह सकते हैं उनको डिफरेंट सीरीज में डिवाइड करने को, प्रोसेस को ही क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। तो देखिए, जब कभी भी कोई इलेक्ट्रॉन क्या होगा, जब कभी भी कोई भी इलेक्ट्रॉन क्या होगा, अगर हम बात करें, देखिए, या तो इसमें अगर हम फाइनल किसे, इनिशियल वो माने कि जहाँ से जंप कर रहा है, और फाइनल उसे माने जिसमें जंप करा, तो कहानी यहाँ ऐसे उल्टी हो जाएगी। देखिए, इस फॉर्मूले को आप दो तरीके से इमेजिन कर लीजिए। अगर आप फाइनल वो कर रहे, उसे मान रहे हैं, फाइनल उसे मान रहे हैं जिसमें फाइनली जंप कर रहा है, तो यहाँ एफ स्क्वायर होगा, और आई इसे मान रहे इनिशियल उसे मान रहे हैं जिसमें से जंप कर रहा है, तो वाई स्क्वायर। मतलब क्या होना है, जिसमें से जंप कर रहा है वो लास्ट में, और जिसमें जंप कर रहा है वो शुरू में। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, फाइनल एन फाइनल स्क्वायर माइनस 1/n इनिशियल। इनिशियल मतलब जहाँ से इलेक्ट्रॉन जंप करेगा, और फाइनल मतलब जिसमें जंप करेगा। चलिए, तो पहली सीरीज क्या है, अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन
हाइड्रोजन एटम के अंदर कोई भी इलेक्ट्रॉन किसी भी हायर सेल से डायरेक्ट फर्स्ट सेल में जंप करे, यानी कि सेकंड से, थर्ड से या फोर्थ से अगर क्या करे, फर्स्ट सेल में जंप करे, तो वो कहलाती है लाइमन सीरीज। ठीक है। और अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन किसी भी हायर सेल में, एटम हाइड्रोजन के एटम के अंदर कोई भी इलेक्ट्रॉन किसी हायर सेल से क्या करे, सेकंड सेल में जंप करे, सेकंड सेल मतलब फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में जंप करे, तो वो कहलाती है बामर सीरीज। ठीक है। और अगर क्या है, किसी भी हायर सेल से क्या हो जाए, किसी भी हायर सेल से वो क्या हो जाए, थर्ड सेल में जंप करे, तो थर्ड में जंप कर सकता है फोर्थ से या फिफ्थ से या सिक्स से या सेवन से, तो वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगी पार्शियल सीरीज। अगर वो फोर्थ सेल में जंप करे किसी भी हाइट से, तो वो कहलाएगी ब्रैकेट। ठीक है। और अगर वो सिक्स से मान लीजिए फाइव में जंप करे, तो फाइव में जंप करेगा किससे, सिक्स से या सेवन से या एट से। ठीक है। फोर्थ से तो जंप करेगा नहीं, फाइव में ऊपर से डाउन में आना है, अप से यानी कि हायर एनर्जी सेल से लोअर में आना है, तो वो कहलाएगा पी फंड सीरीज। और अगर एक और है, अगर सिक्स में जंप करे तो उसे बोलते हैं हमफ्री। ठीक है, हमफ्री सीरीज। तो इसे कैसे, वैसे ये शुरू की 5 ही सीरीज हमारे कोर्स में अधिकतर पूछी जाती हैं, लाइमन, बामर, पाशन, ब्रैकेट और पी फंड। ठीक है। कैसे याद रख सकते हैं, ला बा पा, ला बा पा ब्रैक फंड, ला बा, जैसे ऐसे याद रख सकते हैं इसको, ला बा पा, ला बा पा बैक फंड, बैक हो गया ब्रैकेट और फंड हो गया पी फंड। ठीक है। तो इसे रख सकते हैं ला बा पा, यानी कि लाइमन, बामर, पाशन, बैक फंड। ठीक है, यानी कि ब्रैकेट और पी फंड, और लास्ट में आती है हमरे। तो बस ध्यान रखना है इसमें क्या होगा कि अगर लाइमन सीरीज कब होगी, लाइमन सीरीज जब भी मिलेगी जब क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डायरेक्ट फर्स्ट सेल में जंप करे। तो लाइमन के लिए लोअर सेल कितनी हो जाएगी, कह सकते हैं फाइनल सेल कौन सी होगी, 1, और इनिशियल सेल कौन सी हो सकती है, 2, 3, 4, 5 कुछ भी। ऐसे बामर के लिए अगर हम बात करेंगे, तो बामर के लिए जो सेकंड, जो फाइनल लाइन होगी वो कौन सी होगी, सेकंड, और हायर कौन सी होगी, 3, 4, 5, 6। ठीक है। अगर पार्शियल के लिए बात करें, तो पार्शियल के लिए फाइनल लाइन कौन सी होगी, थर्ड, यानी कि पार्शियल सीरीज जब मिलेगी जब कोई भी इलेक्ट्रॉन थर्ड सेल में जंप करे। और थर्ड सेल में कहाँ से जंप करे, किसी भी हायर सेल से। तो हायर सेल क्या हो सकती है इसमें, जो इनिशियल सेल होंगी वो 4, 5, 6, 7, 8 हो सकती हैं। ऐसे जैसे ब्रैकेट के लिए बात करें, तो ब्रैकेट के लिए जो फाइनल सेल होगी कौन सी होगी, फोर्थ होगी। तो ब्रैकेट सीरीज लाने के लिए ब्रैकेट सीरीज की वेवलेंथ हमें जब मिलेगी जब क्या है, इलेक्ट्रॉन फोर्थ सेल में जंप करे, किससे, हायर सेल से। हायर सेल कौन सी हो जाएंगी, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ठीक है। पी फंड में क्या होना चाहिए, पी फंड जब मिलेगी जब फिफ्थ सेल हो, देखिए फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ। चलिए एक और बात ध्यान रखना है, जो लाइमन सीरीज की जो वेवलेंथ है वो सब किस में आएंगी, अल्ट्रा वायलेट रीजन में। इससे जो ट्रांजिशन होगा लाइमन सीरीज में, जो ट्रांजिशन होगा वो किस रीजन में आएगा, अल्ट्रा वायलेट सीरीज में। ठीक है। उसकी जो वेवलेंथ होंगी वो अल्ट्रा वायलेट रीजन की होंगी। और बामर सीरीज में जो लाइनें आएंगी, जो एमिशन होगा वो सब क्या कहलाएगा, विजिबल। ठीक है। और पार्शियल सीरीज में जो इतने भी रेडिएशन होंगे वो सब किस में आएंगे, इंफ्रारेड में। तो लाइमन में होगा अल्ट्रावायलेट, बामर में होगा विजिबल, बाकी सब पार्शियल हो, ब्रैकेट हो, पी फंड हो, सब में क्या होगा, अल्ट्रावायलेट। क्लियर हो गई बात। और कुछ बातें और सीखिए, जैसे लाइमन में क्या होगा, अगर इलेक्ट्रॉन सेकंड सेल से फर्स्ट में जंप करा, लाइमन के लिए फर्स्ट में तो जंप करना जरूरी है। अगर सेकंड से फर्स्ट में जंप करा तो ये कहलाएगी लाइमन की फर्स्ट लाइन। अगर थर्ड से फर्स्ट में जंप करा तो ये लाइमन की कहलाएगी सेकंड लाइन। अगर क्या है, फोर्थ से फर्स्ट में जंप करा तो ये लाइमन की कहलाएगी थर्ड लाइन। पहली लाइन को अल्फा लाइन बोल सकते हैं, सेकंड लाइन को बीटा लाइन बोल सकते हैं, और थर्ड लाइन को गामा, ऐसे आगे डेल्टा। क्लियर होगी बात। जैसे बामर की, तो बामर सीरीज की अगर हम बात करें, तो बामर सीरीज की पहली लाइन क्या होगी, थर्ड से सेकंड में, क्योंकि बामर के लिए सेकंड में जंप करना है, और सेकंड में जंप करेंगे, पहली लाइन क्या होगी, थर्ड से सेकंड। तो अल्फा लाइन या फर्स्ट लाइन बामर की क्या होगी, 3 से 2, सेकंड लाइन क्या हो जाएगी, 4 से 2, ऐसी थर्ड लाइन क्या हो जाएगी, 5 से 2। क्लियर होगी बात। चलिए देखिए, तो जैसे मान लीजिए हम बात करें, ये फर्स्ट लाइन हो गई, ये फर्स्ट क्या हो गई, फर्स्ट एनर्जी स्टेट हो गई, ये कह सकते हैं ग्राउंड स्टेट। ये क्या हो गई, सेकंड स्टेट हो गई, ये ऐसे बोलते हैं फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, या कह सकते हैं फर्स्ट एमिटेड स्टेट। एमिटेड मतलब पहली वो सेल जहां से इलेक्ट्रॉन एमिट होंगे, ये कहलाएगी सेकंड एक्स। जो थर्ड सेल है ये फर्स्ट सेल हो गई, ये सेकंड सेल हो गई, ये थर्ड सेल हो गई, ये हो गई फोर्थ सेल, ऐसे ही हो गई फिफ्थ सेल, ऐसे ही होगी सिक्स सेल, ऐसे ही 7, ऐसे कहाँ तक चलेंगे, इन्फिनिटी तक। ठीक है। एक और बात ध्यान रखना है, तो अगर ये क्या कहलाएगी, जो फर्स्ट सेल है वो कहलाएगी ग्राउंड सेल, जो सेकंड सेल है उसे बोलते सकते हैं फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, और जो थर्ड सेल है उसे बोलेंगे सेकंड एक्साइटेड स्टेट, और जो फोर्थ सेल है इसे क्या बोलेंगे, थर्ड एक्साइटेड स्टेट या थर्ड एमिटेड स्टेट, जहां से क्या है इलेक्ट्रॉन एमिट होंगे। ठीक है। चलिए, ग्राउंड स्टेट से इलेक्ट्रॉन एमिट नहीं होंगे, या तो सेकंड से, थर्ड से, फोर्थ से, तो ये कहलाएगी फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, या बोल सकते हैं फर्स्ट एमिटेड स्टेट। ये सेकंड एक्साइटेड स्टेट या सेकंड एमिटेड स्टेट। चलिए,
अगर क्या होगा, एक और बात ध्यान रखिए, इनमें इनके बीच में जो एनर्जी गैप है, मैंने आपको बताया किसी भी एटम के लिए अगर फर्स्ट सेल, सेकंड सेल, थर्ड सेल, जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं तो एनर्जी क्या होती जाती है, इंक्रीज, और मैक्सिमम एनर्जी कहाँ होती है, इनफाइनाइट सेल पर जाकर कितनी होती है, जीरो, किसी भी इलेक्ट्रॉन की। तो इलेक्ट्रॉन की मैक्सिमम एनर्जी कहाँ होती है, लास्ट सेल में, और किसमें, इनफाइनाइट पर, कितनी हो जाती है, जीरो, और सबसे कम कहाँ होती है, लोवेस्ट सेल में। अगर हाइड्रोजन एटम की बात करें तो फर्स्ट सेल की एनर्जी कितनी होगी, -13.6, सेकंड की होगी -3.4, फोर्थ, थर्ड की हो जाती है -1.51, और फोर्थ की हो जाती है -0.84, ऐसी 0.54, जीरो माइनस की 0.54, इसकी सिक्स की हो जाती है माइनस की 0.76। चलिए, तो इनके बीच में गैप क्या है, बढ़ता चला जाता है। मैंने आपको बताया था लास्ट लेक्चर में, इसके अगर सेकंड फर्स्ट के बीच में गैप देखेंगे तो 10.2 का, यहाँ गैप देखेंगे तो कितना आता है, यहाँ गैप आता है 1.89 का, यहाँ गैप देखेंगे तो 0.66 का। तो ये गैप कम होता जाएगा, तो इनके बीच में मैंने डिफरेंस क्या करता चला गया, कम करता चला गया हूँ, मतलब एनर्जी डिफरेंस क्या होता जाएगा, कम। अब देखिए, अगर कोई भी क्या है, कोई भी इलेक्ट्रॉन किसी हायर सेल से, कोई भी इलेक्ट्रॉन किसी भी हायर सेल से लोअर सेल में जंप करेगा, यानी कि फर्स्ट सेल में जंप करेगा, तो वो क्या कहलाएगी, लाइमन सीरीज। तो ये सब लाइमन सीरीज की लाइन है। सेकंड से फर्स्ट में जंप कर गया, थर्ड से फर्स्ट में जंप कर गया, फोर्थ से फर्स्ट में जंप कर गया, 5 से फर्स्ट में जंप कर गया, 6 से फर्स्ट में जंप कर गया, 7 से फर्स्ट में जंप कर गया। तो ये सब क्या होंगी, लाइमन की सीरीज होंगी। और लाइमन की पहली लाइन क्या कहलाएगी, जब सेकंड से फर्स्ट में जंप करेगा तो ये लाइमन की पहली लाइन है, ये लाइमन की क्या है, सेकंड लाइन है, ये लाइमन की थर्ड लाइन होगी, ये फोर्थ लाइन होगी, ये फिफ्थ, ये सिक्स्थ, इस टाइप से। सेम बात करें बामर की, बामर में देखें तो पहली लाइन कहाँ मिलेगी, जब बामर के लिए हमें सेकंड में जंप करना जरूरी है, ठीक है, तो क्या होगा, थर्ड से सेकंड में जंप होगा तो क्या लाएगी, बामर की फर्स्ट लाइन या अल्फा लाइन। अगर फोर्थ से सेकंड में जंप करेगा तो ये क्या कहलाएगी, थर्ड से सेकंड में जंप करा तो फर्स्ट लाइन, फोर्थ से सेकंड में जंप करा तो क्या कहलाएगी, सेकंड लाइन, ऐसे फिफ्थ से सेकंड में जंप करा तो ये थर्ड लाइन। तो सेकंड में जंप करना जरूरी है बामर के लिए, तो ये बामर सीरीज की लाइनें हो गई, ये पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी। ऐसे अगर से देखें पास्चन, तो पास्चन के लिए क्या है, थर्ड में जंप करना जरूरी है, तो फोर्थ से थर्ड में जो ट्रांजिशन होगा वो पहली लाइन कहलाएगी पास्चन की। ऐसे ही अगर हम बात करेंगे 5 से थर्ड में तो क्या कहलाएगी, इसकी सेकंड लाइन। तो ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ऐसे ही ये क्या हो गया, ब्रैकेट, ये पी फंड, और ये हमफेरी हो गया। क्लियर। और एक और बात ध्यान दीजिए, अगर मैं बात करूं किसी भी पर्टिकुलर लाइन की, तो किसी भी, ये तो मैंने आपको बता दिया कि जो लाइमन सीरीज हैं वो सब किस में आएंगी, अल्ट्रावायलेट रीजन में, ये आएंगी विजिबल में, जो बामर सीरीज हैं, और जो पास्चन है, ब्रैकेट है, पी फंड है, वो सब किस में आते हैं, इंफ्रारेड में। मगर एक और इम्पोर्टेंट बात है कि जो विजिबल की जो लाइनें होती हैं वो यानी कि जो बामर सीरीज की जो लाइनें होती हैं वो सब विजिबल में होती हैं, ऐसा कहना जरूरी नहीं। सारी की सारी, इसकी कुछ लाइनें क्या होती हैं, विजिबल रीजन में होती हैं, कुछ लाइनें विजिबल में नहीं होती। तो ध्यान रखना है कि जो हाइड्रोजन की जो बामर सीरीज है उस वो क्या होगी, विजिबल रीजन में आती है, मगर उसकी कुछ लाइनें विजिबल में आती हैं, सारी लाइनें विजिबल में नहीं आती। अब आगे क्वेश्चन बनता है, जैसे पहली लाइन का कलर क्या होगा, फिर जब विजिबल है तो रेड होगी, ग्रीन होगी, ब्लू होगी, ऑरेंज होगी, तो ये सब बताएंगे रिविजन में, ठीक है। चलिए, अब बात करें एनर्जी गैप। यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो अगर लाइमन की पहली लाइन की बात करूँ तो इसमें एनर्जी गैप कम है, सेकंड लाइन की बात करूंगा तो एनर्जी गैप और बढ़ गया, थर्ड लाइन की बात करूंगा तो एनर्जी गैप और बढ़ गया, फोर्थ लाइन की बात करूंगा तो एनर्जी गैप बढ़ गया। तो लास्ट लाइन का एनर्जी गैप, लास्ट लाइन क्या होगी लाइमन की लास्ट लाइन होगी इन्फिनिटी से 1, ठीक, और लाइमन की पहली लाइन क्या होगी, 2 से 1। तो 2 से 1 में एनर्जी गैप कम है, एनर्जी गैप कम है तो फ्रीक्वेंसी कम होगी, मगर वेवलेंथ क्या होगी, सबसे ज़्यादा। तो इसमें देखूं तो एनर्जी गैप, लास्ट लाइन में देखूं तो एनर्जी गैप सबसे ज़्यादा होगा, और एनर्जी गैप ज़्यादा होगा तो फ्रीक्वेंसी बड़ी होगी, तो वेवलेंथ क्या होगी, छोटी। तो किसी भी सीरीज के लिए क्या होगा, जो लास्ट लाइन है वो क्या होती है, यानी कि इन्फिनिटी से उसके रेस्पेक्टिव सेल में जंप करना। और पहली लाइन के लिए वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होगी, क्योंकि पहली लाइन के लिए, किसी भी सीरीज की पहली लाइन के लिए एनर्जी गैप क्या होगा, कम, एनर्जी गैप क्या होगा, कम, तो उसके केस में फ्रीक्वेंसी होगी कम, मगर वेवलेंथ क्या होगी, मैक्सिमम। और लास्ट लाइन के लिए एनर्जी गैप मैक्सिमम होगा तो वेवलेंथ क्या हो जाएगी, मिनिमम हो जाएगी। तो आपको ध्यान रखना है, किसी भी सीरीज की पहली लाइन के लिए लैम्डा क्या होगी, मैक्सिमम, और लास्ट लाइन के लिए लैम्डा क्या होगी, मिनिमम। और एक इंपॉर्टेंट बात, जैसे लाइमन की पहली लाइन, बामर की पहली लाइन, पास्चन की पहली लाइन, और इसकी ऐसे ब्रैकेट की पहली लाइन, तो पहली लाइन में एनर्जी गैप किसका ज़्यादा है, लाइमन की पहली लाइन का गैप, एनर्जी गैप ज़्यादा है, किससे, बामर से, क्योंकि ये 2 से 1 में जंप कर रही, वो 3 से 2 में जंप कर रही। और इसमें एनर्जी गैप और भी कम हो गया, क्योंकि ये 4 से 3 में जंप कर रही, इसमें एनर्जी गैप और भी कम हो गया। जब एनर्जी गैप कम होता जा रहा है तो इसका मतलब ये है कि फ्रीक्वेंसी क्या होती जा रही है, कम।
तो लाइमन की पहली लाइन से एनर्जी कम होगी किसकी, बामर की पहली लाइन की, और पहली लाइन से बामर की पहली लाइन से कम एनर्जी होगी पास्शन की, पास्शन की पहली लाइन से कम एनर्जी होगी ब्रैकेट की। और एनर्जी कम होगी तो फ्रीक्वेंसी कम होगी, मगर वेवलेंथ क्या होगी, ज़्यादा। तो वेवलेंथ लाइमन पहली लाइन की वेवलेंथ से ज़्यादा वेवलेंथ किसकी होगी, बामर की पहली लाइन की, और बामर की पहली लाइन से ज़्यादा वेवलेंथ किसकी होगी, पास्शन की पहली लाइन की। समझ में आ गई बात। चलिए देखिए, अभी कह रहा है कैलकुलेशन ऑफ मिनिमम एंड मैक्सिमम वेवलेंथ ऑफ द फोटोन, ये कह सकते हैं रेडिएशन एमिशन, किसमें, हाइड्रोजन एटम में। तो जो मैक्सिमम या मिनिमम वेवलेंथ है वो कहाँ आएगी, तो मैंने आपको बताया मैक्सिमम वेवलेंथ कहाँ आएगी, जहाँ पे एनर्जी क्या आएगी, मिनिमम। और एनर्जी मिनिमम किस में आती है, किसी भी सीरीज की पहली लाइन में। और मैक्सिमम वेवलेंथ कहाँ आएगी, जहाँ पे देखिए, जहाँ पे एनर्जी क्या होगी, मैक्सिमम होगी, वहाँ पे वेवलेंथ मिनिमम होगी। और जहाँ पे क्या होगी, एनर्जी मिनिमम होगी, वहाँ जहाँ पे एनर्जी मिनिमम वहाँ पे वेवलेंथ मैक्सिमम, और जहाँ पे एनर्जी मैक्सिमम वहाँ पे वेवलेंथ मिनिमम। तो अगर हम बात करें किसी भी सीरीज की पहली लाइन की, तो पहली लाइन में एनर्जी गैप क्या होता है, कम होता है, तो उसमें वेव फ्रिक्वेंसी कम होगी, तो वेवलेंथ क्या हो जाएगी, मैक्सिमम। तो वेवलेंथ मैक्सिमम तो मिलेगी पहली लाइन के लिए, और मिनिमम किस में मिलेगी, लास्ट लाइन के लिए। और किसी भी अगर हम बात करें सीरीज में, तो लाइमन सीरीज है, तो लाइमन सीरीज में फाइनल तो क्या होगा, फाइनल तो होगा 1, और इनिशियल क्या हो सकता है 2 से, 3 से, 4 से, 5 से, और लास्ट क्या हो गया, इन्फिनिटी से। और फॉर्मूला होता कितना है वेवलेंथ का, अगर हम वेवलेंथ की बात करेंगे तो वो कितना हो जाएगा, वेवलेंथ का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 1/λ इजिकल टू आएगा आर, जेड स्क्वायर हाइड्रोजन एटम है तो जेड तो हो गया 1, तो क्या होगा 1/n स्क्वायर, कौन सा, फाइनल, और माइनस n इनिशियल। इनिशियल मतलब जहाँ से जंप कर रहा है इलेक्ट्रॉन, और फाइनल मतलब जिसमें जंप कर रहा है। तो देखिए, तो अगर मैं इसकी लाइमन की अगर मैं क्या देखूँ, इससे 2 से 1 में जंप करूँगा तो इसमें एनर्जी मिनिमम है, तो वेवलेंथ क्या मिलेगी, मैक्सिमम। और अगर मैं इन्फिनिटी से किस में आऊँगा, 1 में आऊँगा, तो इसमें एनर्जी गैप क्या होगा, मैक्सिमम होगा, तो वेवलेंथ क्या मिलेगा, इसमें मिनिमम मिलेगा। क्लियर। तो आप रख देंगे। अगर इसमें बात करें, हम किसकी बात करें, मैक्सिमम वेवलेंथ की, तो मैक्सिमम वेवलेंथ तो किस में मिलेगा, जब किसमें, ये 2 से 1 में जंप कर जाए, तो ये 1 का स्क्वायर और माइनस क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर, तो ये होगा 1 माइनस 1/4। 1 माइनस 1/4 कितना हो जाएगा, 3/4। ठीक है, तो आर 3/4, तो लेमडा निकालना, ये 1/λ की वैल्यू आ गई कितनी, आर 3/4, तो रिवर्स करूंगा तो क्या हो जाएगा, 4/3r। तो मैक्सिमम वेवलेंथ कितनी मिल जाएगी, 4/3r। मिनिमम की बात करें तो यहाँ मिलेगी, तो इन्फिनिटी से किस में जंप करना है, 1 में, तो एन फाइनल तो हो गया 1, और एन इनिशियल क्या हो गया, इन्फिनिटी, तो 1/∞ क्या हो जाएगा, 0, तो बस क्या हो जाएगा, 1/λ इक्वल आ गया आर। तो यहाँ पे लैम्डा निकालूंगा तो क्या आ जाएगा, 1/r। क्लियर हो गई बात। ऐसे यहाँ देखें बामर सीरीज में, तो बामर सीरीज में क्या होगा, एन फाइनल तो क्या होगा 2, और एन इनिशियल की बात करूं तो वो 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, ऐसे कहाँ तक जाएगा, इन्फिनिटी तक। तो मिनिमम इसमें तो एनर्जी क्या होगी, एनर्जी गैप मिनिमम होगा, तो लैम्डा क्या होगी, मैक्सिमम। और इसके लिए इस ट्रांजिशन के लिए क्या होगा, एनर्जी गैप मैक्सिमम होगा, तो वेवलेंथ क्या मिल जाएगी, मिनिमम मिल जाएगी। क्लियर। तो अगर मैं मैक्सिमम की बात करूं तो उसमें क्या होगा, मैक्सिमम बात करूंगा तो क्या होगा, उसमें क्या आएगा, 1/λ इजिकल टू आ जाएगा, कितना करेंगे यहाँ से 1/2 का स्क्वायर माइनस क्या करेंगे, 1/3 का स्क्वायर, तो ये 1/4 माइनस 1/9, जब इसे सोल्व करेंगे तो 5 कितना आ जाएगा, 36 यानी कि 5/36, और 5/36 का रिवर्स करेंगे तो उल्टा हो जाएगा 36/5r, ये तो हो जाएगी मैक्सिमम। मिनिमम की बात करेंगे तो 1/2 का स्क्वायर माइनस करेंगे 1/∞ का स्क्वायर, 1/∞ तो क्या हो जाएगा 0, तो 1/4 रह गया, तो जो 1/λ आएगा वो आ गया r/4, उल्टा करेंगे तो लैम्डा मिनिमम कितना होगा, 4/r, तो निकाल लेंगे अब यहाँ से। ये वैल्यू अगर आपको याद हो जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो बहुत टाइम नहीं लगता इसको, जरा सी तन देर में आप इसको पता कर सकते हैं। तो ऐसी पार्शियल सीरीज हो जाएगी। बस पार्शियल सीरीज में क्या होगा, फाइनल तो क्या होगा, फाइनल वैल्यू तो होगी 3, और इनिशियल क्या होगा, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, और क्या होगा, इन्फिनिटी। ये होगी इसकी पहली लाइन जिसमें वेवलेंथ होगी क्या, मैक्सिमम, और ये क्या होगी इसकी लास्ट लाइन जिसमें वेवलेंथ क्या होगी, मिनिमम। तो अगर मैक्सिमम की बात करें तो 144/7 आर आ रहा है, और मिनिमम की बात करेंगे तो 9/RH आएगा। ऐसे ब्रैकेट में, तो ब्रैकेट में फाइनल आपको पता ही है कितना हो जाएगा, फाइनल तो हो जाएगी 4, और इनिशियल क्या हो जाएगी, 5 हो सकती है, 6 हो सकती है, 7 हो सकती है, कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। तो ये पहली लाइन आ जाएगी जिसमें वेवलेंथ मैक्सिमम आएगी, और ये लास्ट लाइन आ जाएगी जिसमें वेवलेंथ मिनिमम आएगी। क्लियर। तो ये वैल्यू कितनी निकल कर आती हैं, ये आती हैं। तो आप इन्हें एक बार अपने हाथ से खुद घर पे कैल सोल्व करें अपनी कॉपी पे, जिससे आपको थोड़ा सा एक बार रिवाइज हो जाए।
तो ऐसे ही आ गया पी फंड के लिए जो फाइनल होगा वो कितना होगा 5 और इनिशियल कितनी हो जाएगी सेल 6 7 8, ठीक है, अप टू इन्फिनिटी। तो बस कर लेंगे। चलिए हम फेरे के लिए क्या होगा, एन जो फाइनल है वो कितना हो जाएगा 6 सेल्फ में जंप करना है और इनिशियल इसमें क्या हो जाएगा वो 7 से स्टार्ट हो जाएगा 7 8 9 अप टू डेट इन्फिनिटी। तो यहाँ से सॉल्व कर लेंगे इसको। लाइमन सीरीज़ की अगर हम बात करें तो लाइमन सीरीज़ में जो लोअर एनर्जी लेवल है वो कौन सा, यानी कि जो फाइनल सेल है वो कौन सी है 1, ठीक है, और हायर कुछ भी हो सकती है 1 से ऊपर। अब बात करें फॉर फर्स्ट लाइन ट्रांजिशन, या कह सकते हैं एल्फा यानी कि एच अल्फा लाइन ट्रांजिशन, ठीक है। तो पहली लाइन, अगर लाइमन की पहली लाइन की बात करेंगे तो पहली लाइन के लिए जो इनिशियल सेल होगी यानी कि जिसमें से जंप करेगा वो क्या होगी 2 से 1। तो 2 से 1 में जो मिलेगा वो कहलाएगी पहली लाइमन लाइन। अगर बात करें सेकंड लाइन की, सेकंड लाइन ऑफ ट्रांजिशन या बीटा लाइन बोल देते हैं, तो उसको क्या मिलेगी थर्ड से फर्स्ट में, ठीक है। ऐसे ही अगर हम थर्ड लाइन की बात करें या गामा लाइन की बात करें किसके लिए, लाइमन सीरीज के लिए, तो क्या होगी फोर्थ से फर्स्ट में। देखिए लाइमन है तो फर्स्ट में तो आप जंप करना ही है, सेकंड से फर्स्ट में जंप करा तो पहली लाइन, थर्ड से फर्स्ट में जंप करा तो सेकंड लाइन, और फोर्थ से फर्स्ट में जंप करा तो थर्ड लाइन। ऐसे फिफ्थ से जंप करेगा तो क्या हो जाएगी फोर्थ लाइन, या सो बोलते हैं डेल्टा लाइन ट्रांजिशन। नेक्स्ट बामर सीरीज की अगर हम बात करें तो बामर में लोअर एनर्जी सेल मतलब फाइनल सेल वो क्या होगी सेकंड। कोई भी बामर सीरीज की लाइनें जब भी हमें मिलेंगी जब क्या होगा इलेक्ट्रॉन किस में जंप करे, किसी भी हाइट सेल से फर्स्ट सेकंड सेल, वो सेकंड सेल में क्या करे जंप करे। तो इसकी जो बामर की पहली लाइन की अगर मैं बात करूँ उनकी अल्फा लाइन की, तो कब मिलेगी जब थर्ड से सेकंड में जाए, और सेकंड लाइन यानी कि बीटा लाइन कब मिलेगी जब फोर्थ से सेकंड में जाए, और इसकी गामा लाइन कब मिलेगी जब ये 5 से सेकंड में जाए, और डेल्टा लाइन कब मिलेगी जब 6 से किस में चले जाए सेकंड में। तो बामर के लिए सेकंड में जाना जरूरी है। नेक्स्ट देखिए ये क्वेश्चन है, क्या रहा है, कैलकुलेट वेवलेंथ इन आर की फॉर्म में हमें वेवलेंथ निकालनी है ऑफ रेडिएशन एमिटेड व्हेन इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन टेक प्लेस फ्रॉम थर्ड एक्साइटेड स्टेट। थर्ड एक्साइटेड स्टेट का मतलब कौन सी सेल हो गई फोर्थ सेल, टू ग्राउंड स्टेट यानी कि फर्स्ट में, और किसके लिए हीलियम +2 के लिए। तो देखिए लेमडा क्या होगा 1 लेमडा इजिकल टू होता है आर जेड स्क्वायर इंटू 1 फाइनल का स्क्वायर माइनस इनिशियल का स्क्वायर। आर तो आर है, जेड क्या हो गया हीलियम एटम के लिए जेड हो गया 2, तो 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4। फाइनल सेल कौन सी होनी है, फाइनल मतलब जिसमें जंप करना है तो वो क्या होनी है, फाइनल सेल होनी है ग्राउंड स्टेट, और ग्राउंड स्टेट है तो वो कितनी होगी 1। तो ये क्या हो गया 1/1 का स्क्वायर, 1/1 का स्क्वायर, ये रिवर्स लिख दिया उल्टा लिख दिया, ऐसे होगा 1 ये तो फाइनल हो गई 1, तो 1/1 का स्क्वायर माइनस इनिशियल कहाँ से जंप कर रहा है, यानी कि इनिशियली कहाँ से जंप कर रहा है थर्ड एक्साइटेड स्टेट मतलब फोर्थ सेल, तो 1/4 का स्क्वायर, 1/4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16। तो यहाँ से सोल्व करेंगे जब एलसीएम हो जाएगा 16, तो 16 - 1 कितना आ जाएगा 15/16 आएगा, मगर ये 4 और 16 को कट कर देगा कितनी 4 बार, तो ये बचेगा 15/4 ये आ गई वैल्यू 1/लैम्डा की। तो लैम्डा निकालूंगा तो रिवर्स कर देंगे तो यहाँ भी रिवर्स हो जाएगा, ये 4 क्या हो जाएगा 15/4 क्या हो जाएगा 4/15 इंटू आर। नेक्स्ट देखिए ये कह रहा है कैलकुलेट वेव नंबर ऑफ रेडिएशन emitted for beta line in case of बामर सीरीज ऑफ द हाइड्रोजन एटम। देखिए बामर सीरीज है तो बामर सीरीज में किस में जंप करना है, जो फाइनल है वो कितनी होनी है 2, और जो इनिशियल है वो क्या होनी है 3 4 5 इस टाइप से चलेंगी। तो ये तो कहलाएगी पहली लाइन, तो सेकंड लाइन बीटा लाइन क्या होगी 4 से सेकंड, ये कहलाएगी इसकी बीटा लाइन। क्लियर हो गई, ये हो गई बीटा, और 3 से बच जाता तो ये क्या होती है इसकी अल्फा लाइन। चलिए तो क्या होगा हाइड्रोजन एटम है तो जेड कितना हो गया 1, तो 1/लैम्डा यही तो वेव नंबर है, तो वेव नंबर क्या होता है 1/लैम्डा, या वेव नंबर हो गया आर जेड स्क्वायर, जेड तो हाइड्रोजन एटम है तो जेड तो हो गया 1, तो वो तो हटा दिया, तो आर इंटू क्या होगा फाइनल का स्क्वायर, फाइनल तो है 2 क्योंकि बामर सीरीज है, तो 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4 माइनस इनिशियल कौन सी है बीटा लाइन कब मिलेगी जब 4 से 2 में जंप करेगा, तो 4 का स्क्वायर वो कितना हो गया 16। तो 1/4 माइनस 1/16 को सोल्व करेंगे, एलसीएम कितना आ जाएगा 16, तो यहाँ आ जाएगा 4 - 1, तो कितना बचेगा 3r/16। ये किसकी वैल्यू आ गई वेव नंबर की डायरेक्ट, या 1/लैम्डा की वैल्यू तो क्या होती है वेव नंबर, तो यहाँ रिवर्स करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट क्या आएगा वेव नंबर आएगा। नेक्स्ट देखिए और एक नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए, ये कह रहा है कैलकुलेट टोटल एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एल सेल
एल सेल एम सेल ऑफ Li+2, ठीक है। देखिए KLM ऐसे शुरू होता है, यहाँ से KLMNOP, तो ये होगी पहली सेल, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, ये सिक्स्थ। तो उन्होंने बोला है एल सेल, एल सेल का मतलब क्या हो गया, सेकंड सेल। तो सेकंड सेल के लिए निकालना है टोटल एनर्जी, किसके लिए, और वो भी Li+2, Li+2 के लिए जेड कितना हो जाएगा 3। तो टोटल एनर्जी क्या होती है किसी भी एटम के लिए, इलेक्ट्रॉन की टोटल एनर्जी होती है -13.6 इंटू Z²/n², इतने इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है पर एटम, ठीक। तो देखिए, तो जेड की वैल्यू कितनी हो गई 3, तो 3 का स्क्वायर। और किस लिए पूछ रहा है वो, एल सेल के लिए, तो एल सेल की वैल्यू कितनी होगी, एन की वैल्यू हो गई 2, तो एन की जगह रख दिया 2, तो 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, और 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9। यहाँ से सोल्व करेंगे इसको, यहाँ से सोल्व करेंगे तो जब हम -13.6 को 4 से डिवाइड करूँगा तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा जी, यहाँ से अगर हम 4 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 3.4, और 3.4 इंटू 9 कितना आ गया, ये माइनस का 30.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। ये आ गई टोटल एनर्जी किसकी, इलेक्ट्रॉन की, किसके, Li+2 के, किस में, एल सेल में। अब टोटल एनर्जी तो आ गई इतनी, वो पूछ रहा है पोटेंशियल एनर्जी। तो जो पोटेंशियल एनर्जी है वो टोटल एनर्जी या काइनेटिक एनर्जी के मैग्नीट्यूड में जस्ट क्या होती है, डबल होती है। तो जो पोटेंशियल एनर्जी है वो टोटल एनर्जी से जस्ट डबल होगी, मगर वैसे ही साइन की होगी। टोटल एनर्जी भी माइनस की और पोटेंशियल एनर्जी भी माइनस की होती है, मगर डबल होगी, तो इसका 2 टाइम्स हो जाएगा। तो आगे सीकर कैसी होगी, माइनस की होगी। चलिए, काइनेटिक एनर्जी जितनी टोटल एनर्जी होगी उतनी ही काइनेटिक एनर्जी होती है, मगर रिवर्स साइन में। रिवर्स साइन मतलब अगर ये माइनस है तो वो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। सेम कहानी एम सेल के लिए पूछ रहा है। एम का मतलब क्या हो गया, थर्ड सेल। एम का मतलब है थर्ड सेल, ठीक है। तो आपके क्या रखेंगे, तो आपके क्या रखेंगे, -13.6 Z²/n²। जेड कितना था 3, तो 3 का स्क्वायर हो गया 9, और आपके एन भी क्या हो गया 3 हो गया, तो एन का स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर क्या हो गया 9, तो 9 से 9 कट हुआ, तो आपकी एनर्जी कितनी आ गई, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। ये तो हो गई टोटल एनर्जी। तो अगर हम बात करें काइनेटिक एनर्जी की तो वो जस्ट इसी के मैग्नीट्यूड के इक्वल होगी, मगर प्लस साइन की होगी। और पोटेंशियल एनर्जी की बात करें तो इस टोटल एनर्जी की डबल होगी, और कैसी होगी, इसी साइन की होगी जिस साइन की ये है। क्लियर, तो इसका जस्ट डबल हो जाएगा कितना, 27.2। देखिए, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है फॉर जे। इसमें देखिए, ये जो ट्रांजिशन है, मैक्सिमम नंबर ऑफ ट्रांजिशन, कोई भी इलेक्ट्रॉन किसी हायर एनर्जी स्टेट से लोअर एनर्जी स्टेट में जंप कर रहा है तो कितनी ट्रांजिशन होंगी, यानी कि कितने फोटोन रिलीज होंगे। जितने नंबर ऑफ ट्रांजिशन होते हैं उतने टाइप के क्या हो सकते हैं, फोटोन। मैंने आपको बताया था एक ट्रांजिशन में एक ही फोटोन रिलीज करता है, तो जितने नंबर ऑफ ट्रांजिशन होंगे उतने ज़्यादा उतने क्या होंगे, फोटोन रिलीज होंगे। तो कितने ट्रांजिशन कर सकता है कोई भी इलेक्ट्रॉन किसी एटम के अंदर, उसके लिए बहुत सारी बातें हैं, मगर बुकों में और बहुत सारी जगह क्या है, चीज़ें लिखी हैं मगर अधूरी लिखी है, कंप्लीट बातें नहीं लिखी हैं। इसलिए ज़रा ध्यान देना, क्योंकि जो बातें लिखी हैं वो आ गई तो आप बच जाते हैं, मगर ज़रा सा भी डेविएट हो गया तो आप गड़बड़ कर जाएंगे क्वेश्चन को। समझिए, मैक्सिमम नंबर ऑफ ट्रांजिशन। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ ट्रांजिशन कैसे आएगा, सुनिए। मैक्सिमम नंबर ऑफ ट्रांजिशन किस केस में, ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ। डिफरेंट वेवलेंथ के ट्रांजिशन ही तो आते हैं। वो कह रहा है मैक्सिमम नंबर ऑफ ट्रांजिशन ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ एमिटेड व्हेन एन इलेक्ट्रॉन। ये इंपॉर्टेंट बात है, एन इलेक्ट्रॉन लिख दे या 1 इलेक्ट्रॉन लिख दे, ठीक है। एन इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन टेक प्लेस फ्रॉम हायर एनर्जी स्टेट टू द ग्राउंड स्टेट, ठीक है। यह कह सकते हैं ग्राउंड स्टेट मतलब फाइनल स्टेट कितनी हो गई, 1। तो किसी भी मैक्सिमम नंबर ऑफ ट्रांजिशन या मैक्सिमम नंबर ऑफ रेडिएशन बताने डिफरेंट वेवलेंथ के एमिटेड, कब, किस केस में, जब एक ही इलेक्ट्रॉन हो, मतलब एटम के अंदर कितना इलेक्ट्रॉन हो, सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन, एन इलेक्ट्रॉन या 1 इलेक्ट्रॉन। तो उस केस में जो नंबर ऑफ ट्रांजिशन होंगे वो क्या होंगे, Ni-1। Ni मतलब इनिशियल स्टेट, जहां से वो जंप करना स्टार्ट कर रहा है, और -1 क्यों, क्योंकि जिस स्टेट में जंप कर रहा है, मतलब जहां से जंप कर रहा है उसमें से माइनस कर देंगे जिसमें जंप कर रहा है। तो ये नंबर ऑफ ट्रांजिशन एक्चुअल में इसे क्या लिखना चाहिए, मेन फॉर्मूला क्या होना चाहिए, यानी कि Ni-NF। F मतलब फाइनल फिलहाल यहाँ 1 दे रखी थी इसलिए क्या लिख दिया, 1 लिख दिया, नहीं तो मेन फॉर्मूला क्या हो गया, Ni-NF होगा, ठीक है। किस केस के लिए, मगर ये फॉर्मूला भी कब है, जब 1 इलेक्ट्रॉन एटम है। तो यहाँ बात ध्यान रखना, अब हमें कैसे पता चलेगा, वो n एटम देगा। देखिए, जैसे हाइड्रोजन एटम है, हाइड्रोजन एटम क्या है, ऐसा एटम है जिसमें एक इलेक्ट्रॉन होते हैं,
मगर फिर भी वो ऐसा कोई सब्सटेंस दे दे कि हाइड्रोजन से तो मिलकर बना है, मगर हाइड्रोजन के बहुत सारे एटम हो उसमें। जब हाइड्रोजन के अगर उसमें 3 एटम हो गए तो फिर तो 3 इलेक्ट्रॉन हो गए, नहीं हो गए? अगर हाइड्रोजन का कोई सब्सटेंस है और उसमें क्या है 5 हाइड्रोजन एटम है तो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए उसमें? 5 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो इसलिए बचना है कहानी से। अगर वो कहे सिर्फ इलेक्ट्रॉन वर्ड कहे कि हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन, तो इसका मतलब क्या होगा? वो मैनी इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा है, उसमें बहुत सारे हाइड्रोजन एटम होंगे। अगर वो कह दे एन इलेक्ट्रॉन एटम, तो इसका मतलब है कि एक ही हाइड्रोजन एटम उस सब्सटेंस के अंदर प्रेजेंट है, एक ही हाइड्रोजन एटम है, तो एक ही क्या होगा? इलेक्ट्रॉन्स होगा। या हाइड्रोजन हो या कोई भी हो, मतलब एक इलेक्ट्रॉन ही स्पेसिस प्रेजेंट है बस पूरे सब्सटेंस में। तो एन इलेक्ट्रॉन का मतलब है कि पूरे सब्सटेंस में एक इलेक्ट्रॉन है, चाहे एटम कितने ही हो। ठीक। और अगर वो एन एन ना लिखे, वन ना लिखे, तो इसका मतलब क्या है? एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे, चाहे एक इलेक्ट्रॉन वाला एटम क्यों ना हो। एक इलेक्ट्रॉन वाला एटम होगा मगर उसमें क्या हो जाएंगे? एक से ज्यादा एटम प्रेजेंट हो जाएंगे, इसलिए नंबर ऑफ एटम क्या, इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे? मल्टी हो जाएंगे। चलिए, तो बात ध्यान रखना है। तो मैक्स, तो जब भी क्या करे, 1 इलेक्ट्रॉन के लिए बात कर दे तो नंबर ऑफ ट्रांजिशन क्या होंगे? Ni माइनस NF। तो इसमें क्या कर रहा है? किसी भी हायर सेल से किस में जंप कर रहा है? ग्राउंड स्टेट। ग्राउंड स्टेट जब कर रहा है तो फाइनल क्या हो गया? 1, तो इसकी जगह 1 रख देंगे और इनिशियल जहां से भी जंप करेगा वो, जैसे मान लीजिए किस में से जंप कर रहा है, अगर मान लीजिए 4th सेल में से जंप कर रहा है, अगर वो 4th सेल में से क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन जंप कर रहा है, मतलब इनिशियल क्या हो गया? 4 हो गया, तो 4 और फाइनल क्या हो गया? 1 हो गया। तो 4 माइनस 1 कितना आ जाएगा? 3 ट्रांजिशन आएंगे। और देखो आएंगे भी, एक तो 3 से 4 का, जब 3 से 4 में जंप करेगा, एक वो 4 से 3 का, जब 4 से 3 में जंप करेगा, एक 3 से 2 में और एक 2 से 1 में। तो 3 ट्रांजिशन देगा ये। कौन कौन से भाई? एक ही इलेक्ट्रॉन है, जैसे करते हैं कि 3 से 4 से 3 में, 3 से 2 में और एक 2 से 1 में। फिर कर लेते हैं कि जी 3 4 से सीधा 2 में जाए, तो 4 से सीधा 2 में तो वो जाएगा जब दूसरा इलेक्ट्रॉन होगा। इसमें दूसरा इलेक्ट्रॉन तो है ही नहीं, एक ही इलेक्ट्रॉन था। एक इलेक्ट्रॉन था, अगर वो 3 से 4 में आ गया तो बस 4 से 3 में आ गया तो 3 में ही है। अब 4 से दोबारा नहीं जंप करा सकते हैं आप। तो वो कब होते हैं? जैसे हमने करा कि 4 से 3 में, 4 से 2 में, 4 से 1 में, फिर तो वो कब करते हैं? जब मैनी इलेक्ट्रॉन होते हैं, जब एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो। उसने कह दिया एक ही इलेक्ट्रॉन है, अगर एक इलेक्ट्रॉन है तो अगर वो 4 से 3 में आ गया तो बस बात 3 में खत्म हो गई। 3 से 2 में चला गया तो अब 2 पे आ गई, बात खत्म हो गई। और 2 से 1 में आ गया तो यहाँ आ गया इलेक्ट्रॉन। बस यही कितने ट्रांजिशन हुए? 3 ट्रांजिशन हुए। तो ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है। ये बातें, ये वाली बात कहीं बुकों में नहीं लिखी है, कोई जल्दी से पढ़ाता नहीं तो यहाँ गलती कर जाओगे आप। और जरा सी बात लिख देगा, बस इलेक्ट्रॉन से पहले n लिख देगा या 1 लिख देगा। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ रेडिएशन ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ एमिटेड व्हेन एन इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन टेक प्लेस फ्रॉम हायर एनर्जी स्टेट टू द ग्राउंड स्टेट। ठीक है, ये और ये सैंपल किसका है? सैंपल ऑफ H एटम या हीलियम आयंस या H आयन, किसी का भी सैंपल हो सकता है। मतलब 1 इलेक्ट्रॉन एटम का, एक इलेक्ट्रॉन एटम है। देखिए एटम जो है वो 1 इलेक्ट्रॉन वाला एटम है, मगर एक ही एटम है उसके अंदर, मतलब एक ही इलेक्ट्रॉन है उसके अंदर। जो सब्सटेंस मिलके बना हुआ है वो ऐसे एटम से मिलके बना जिसमें एक इलेक्ट्रॉन है और टोटल एटम भी उसके अंदर एक ही है। जब टोटल एटम एक और इलेक्ट्रॉन भी कितना? एक, तो टोटल इलेक्ट्रॉन हो गए 1 और 1 हो गया तो ट्रांजिशन ये होगा। दूसरा केस समझिए, मैक्सिमम नंबर ऑफ रेडिएशन ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ एमिटेड व्हेन इलेक्ट्रॉन, सिर्फ इलेक्ट्रॉन वर्ड लिखा है, व्हेन इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन टेक प्लेस फ्रॉम हायर एनर्जी स्टेट टू द ग्राउंड स्टेट, मतलब फर्स्ट सेल में आके जंप कर रहा है। सैंपल ऑफ सफिशिएंट H एटम, H एटम है मगर क्या लिख दिया? सफिशिएंट H एटम, मतलब एक से ज्यादा H एटम है प्रेजेंट है सब्सटेंस के अंदर। वहां पे क्या लिखा था? सैंपल ऑफ H एटम, केवल एक ही H एटम है या एक ही हीलियम प्लस एटम है या एक ही Li प्लस आयंस है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन है। तो कितना अंतर करा? बस सिर्फ वहां पे n लिख दिया था, यहाँ पे n नहीं लिखा। अब देखिए अंतर क्या हो जाएगा। तो इसमें क्या है? तो सैंपल क्या है? ये सैंपल है सफिशिएंट हाइड्रोजन एटम का। तो एक इलेक्ट्रॉन का एटम तो प्रेजेंट है मगर तमाम एटम प्रेजेंट है उसके अंदर, सफिशिएंट एटम प्रेजेंट है। तो देखिए, तो इस केस में जो ट्रांजिशन आएगा वो n इंटू n माइनस 1 अपॉन 2, जहां n क्या है? इनिशियल सेल। इनिशियल सेल मतलब जहां से जंप कर रहा है। और ये माइनस, ये फॉर्मूला भी कब है? ये फॉर्मूला भी n इंटू n माइनस 1/2 कब एप्लीकेबल है? जब ये ग्राउंड में जंप कर रहा है। अगर ग्राउंड में जंप ना करता तो कौन सा फॉर्मूला होता? फिर होता NF यानी कि Ni माइनस NF इंटू Ni माइनस NF माइनस 1/2 होता। फिर अभी देखेंगे आगे। तो ये वाला फॉर्मूला भी कब एप्लीकेबल है? पहली बात तो ये मैनी इलेक्ट्रॉन के लिए है, वो सिर्फ इलेक्ट्रॉन वर्ड लिखेगा। तो अगर इलेक्ट्रॉन वर्ड लिखे तो समझ लीजिए मैनी इलेक्ट्रॉन है। अगर वो n इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन लिख दे तब ही एक इलेक्ट्रॉन है। अगर एक इलेक्ट्रॉन वर्ड ना लिखे, 1 वर्ड ना लिखे, तो इसका मतलब एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, तब फॉर्मूला ये लगेगा।
तो देखिए जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए थर्ड सेल से जम कर रहा है कोई इलेक्ट्रॉन इस वाले केस में, तो थर्ड सेल से जम कर रहा है तो क्या है, थर्ड से देखिए, थर्ड से वो सीधा फर्स्ट में जम कर सकता है एक ट्रांजिशन, या वो थर्ड से सेकंड में जम कर सकता है, और सेकंड से फिर किस में जम कर सकता है, फर्स्ट में। तो तीन ट्रांजिशन हो गए, थर्ड से डायरेक्ट फर्स्ट का, एक थर्ड से सेकंड का, और एक सेकंड से वन का। तो ये तीन ट्रांजिशन आ गए। तो इसमें नंबर ऑफ ट्रांजिशन कितना आ गए, तीन। अगर वो वाली कंडीशन लगाते, अगर पहली वाली कंडीशन लगाते ये एक ही इलेक्ट्रॉन का स्पेसिस होता तो बस थर्ड से सेकंड और सेकंड से वन, तो कितने ट्रांजिशन आते, टू। अब इसमें कितने आ गए, थ्री। जैसे उसी की बात कर लूं, अगर ये मैनी इलेक्ट्रॉन होता, मतलब इसमें वन इलेक्ट्रॉन वर्ड ना लिखता, तो क्या करता, देखो मैं क्या करता, पहले तो क्या करता, फोर से किसका लेता, देखिए अब मैंने एक ट्रांजिशन ले लिया फोर से थ्री का, एक ले लिया थ्री से टू का, एक ले लिया, तो ऐसे करता मैं, क्या करता, देखिए फोर से वन का, फोर से फिर क्या करता मैं, फोर से वन का ले लिया, फिर फोर से करता थ्री का, फिर थ्री से डायरेक्ट वन का, फिर क्या है, फिर मैं करता थ्री से टू का, फिर टू से डायरेक्ट वन का। इस टाइप से बहुत सारे ट्रांजिशन आते हैं इसमें। और कितने आते हैं वो, अगर इस फॉर्मूले में लगाएंगे तो फोर इंटू फोर माइनस वन यानी कि थ्री बाई टू, तो कितना हो जाता है, ये सिक्स ट्रांजिशन आते हैं इस केस में। तो जब मैनी इलेक्ट्रॉन होता है तो सिक्स ट्रांजिशन आते हैं, और वन इलेक्ट्रॉन है तो कितने ट्रांजिशन आ रहे हैं, थ्री। इसमें अगर वन इलेक्ट्रॉन होता तो कितने ट्रांजिशन आते हैं, सिर्फ दो, थ्री से टू का, टू से वन का। और अब मैनी इलेक्ट्रॉन है तो कितने आ रहे हैं, एक थ्री से डायरेक्ट वन पहला हो गया, एक थ्री से टू का, और एक टू से वन का, दो ये हो गए। तो टोटल कितने आ रहे हैं, तीन। जैसे तो आप डायरेक्ट फॉर्मूले में लग दो, ऐसे आपको आइडेंटिफाई करने की जरूरत नहीं है, यहाँ रख दीजिए। एन हायर वैल्यू कितनी है, थ्री है, तो यहाँ रख दो, थ्री इंटू थ्री माइनस वन बाई टू। तो थ्री इंटू थ्री माइनस वन कितना हो गया, टू। तो टू से टू कटेगा, बस कितना आंसर आ जाएगा, थ्री। क्लियर, फॉर्मूले में रख देंगे। इसे भी हम निकालेंगे नहीं ऐसे, ये हमारे पास हायर वैल्यू कितनी है यहाँ पे, फोर, और लोअर कितनी है, वन, तो यहाँ रख देंगे बस फोर माइनस वन। फोर माइनस वन कितना आ जाएगा, फोर माइनस वन कितना आ जाएगा, थ्री। चलिए, जैसे हायर सेल कौन सी है, एन इजिकल टू फोर है, तो एन इजिकल टू फोर से किस में जम करना है, लोअर सेल में। ये लोअर सेल में जम करना है, तो डायरेक्ट कितने, देखिए अगर हम बात करें तो फोर से वन का एक आ गया, फिर फोर से टू का आ गया एक, फिर टू से वन का आ गया एक, तीन ट्रांजिशन आ गए। अब हम क्या करें, फोर से किस में ले लें, फोर से ले लें थ्री में, एक ही आ गया। थ्री से डायरेक्ट किस में ले लें, वन में ले लें, तो एक ही आ गया। फिर हम वन, फोर से थ्री में आ चुका है, फिर क्या ले लें, ये थ्री से टू में ये नहीं आया, एक ये काउंट हो गया, और फिर ये टू से वन में ये आ चुका है। ठीक है, तो टोटल कितने हो गए, सिक्स ट्रांजिशन हो गए। मगर ऐसे करके नहीं निकालेंगे, कैसे करके निकालेंगे, तो n इंटू एन माइनस वन बाई टू करेंगे। n कितना था, फोर इंटू फोर माइनस वन कितना हो गया, ये थ्री, और बाई टू, तो टू से ये फोर जाएगा, टू बार, टू इंटू थ्री कितना आ जाएगा, सिक्स ट्रांजिशन आ जाएंगे। क्लियर हो गई बात। अच्छा सुनिए एक और बात, अब इसमें पूछ ले, इसमें टोटल ट्रांजिशन कितने आ रहे हैं, सिक्स। वो क्वेश्चन पूछ ले कि लाइमन सीरीज वाले इसमें कितने हैं, कितने इसमें लाइमन जो लाइमन सीरीज है उसकी कितनी लाइन इसमें आ रही होंगी इस ट्रांजिशन में। तो लाइमन सीरीज अगर आपको निकालना है तो हायर से माइनस क्या कर दो, जिसकी भी पूछ रहा है, तो फोर माइनस वन कर दो। फोर माइनस वन कितनी आएगी, थ्री। तो तीन लाइमन सीरीज आ रही होंगी, देख लो। एक फोर से किसकी, वन की। लाइमन जब भी तो मिलेगी जब वन में जंप करे, तो फोर से वन में, थ्री से वन में, टू से वन में। वो पूछ ले बामर की, तो बामर के लिए किस में जंप करना है, टू में जंप करना है। तो हायर में से टू माइनस टू कर दो, माइनस टू करोगे तो बामर आ जाएगी। तो फोर माइनस टू कितनी आएंगी, टू लाइनें बामर की आ रही होंगी इसमें। पार्शियन की पूछ ले, तो पार्शियन के लिए क्या करेंगे, पार्शियन के लिए किस में जंप करना है, थ्री में। तो फोर माइनस थ्री कर दो, क्योंकि हायर सेल दे रखी मुझे फोर, और पार्शियन लाइन निकालनी, तो फोर माइनस थ्री कितनी आएगी, वन। एक ही लाइन क्या आ रही होगी, पार्शियन की आ रही होगी, देखो ये फोर से थ्री वाली। पूछ ले ब्रैकेट की, तो ब्रैकेट के लिए किस में जंप करना है, फोर में। और फोर से फोर में क्या जंप करेगा, तो उसमें ब्रैकेट की कोई भी लाइन नहीं आएगी। तो लाइमन की अगर तीन लाइन आ रही तो बामर की दो लाइन आ रही, तो पार्शियन की वन आ रही, तो एक एक करके कम होती चली जाती हैं। चलिए देखिए, तो देखिए टू प्रूव द फॉर्मूला, ये जो फॉर्मूला मैंने आपको बताया n इंटू एन माइनस वन बाई टू, इसको प्रूव करते हैं। जैसे हमें क्या करना है, ट्रांजिशन निकालने हैं, किसके लिए, मैनी इलेक्ट्रॉन्स के लिए, मतलब सफिशिएंट एटम प्रेजेंट हैं, वन इलेक्ट्रॉन एटम। ठीक है, तो उस केस में देखिए, तो ट्रांजिशन रिलीज टू द लाइमन सीरीज के लिए ट्रांजिशन, प्लस करेंगे ट्रांजिशन ऑफ बामर सीरीज, प्लस ट्रांजिशन रिलीज बाय द पार्शियन सीरीज, ऐसे अप टू डेट एंड करते चले जाएंगे। ठीक है, तो देखिए अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन क्या है कि कोई भी इलेक्ट्रॉन किसमें, सफिशिएंट इलेक्ट्रॉन वाले स्पेसिस में अगर क्या कर रहा है, किसी हायर सेल एन सेल से जंप कर रहा है, तो उसमें लाइमन कितनी मिलेंगी, वन माइनस वन।
बामर सीरीज कितनी मिलेंगी, बामर की ट्रांजिशन कितने मिलेंगे, n-2। पार्शियन के कितने मिलेंगे, n-3। ऐसे ब्रैकेट के कितने मिलेंगे, n-4। ये ऐड करते चले जाएंगे और फाइनली आंसर कितना आ जाएगा आपके 1 के बाद ये 0 हो जाएगा। ठीक है, और ये क्या हो गई, एक क्या हो गया, एक सीरीज हो गई। कौन सी सीरीज हो गई, जीपी हो गई कि अर्थमेटिक मीन हो गई, तो अर्थमेटिक, ठीक है। तो ये अर्थमेटिक मीन हो गया, इसका हम क्या कर लेंगे, इसका सम निकाल लेंगे। एपी हो गई है, तो एपी हो गई, तो एपी में एपी का सम क्या, अगर इसे सोल्व करेंगे तो कितना है, n/2 इंटू n-1 आता है एपी। सम नहीं आता, नहीं आता तो फिर बता देंगे फिजिक्स में। चलिए, तो ये कितना, इसको ऐड करेंगे तो ये निकल का आ जाएगा फॉर्मूला। दूसरा, मैक्सिमम नंबर ऑफ ट्रांजिशन ऑफ different when the electron transition take place from one excited state to the another excited state। एक इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, यानी कि इलेक्ट्रॉन, सिर्फ इलेक्ट्रॉन लिखा है, उसके आगे एन या 1 नहीं लिखा है, तो इलेक्ट्रॉन लिखा है। वो इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, ट्रांजिशन कर रहा है किसी भी एक्साइटेड स्टेट से दूसरी एक्साइटेड स्टेट। दूसरी एक्साइटेड स्टेट का मतलब लोअर सेल में नहीं जा रहा, अब ग्राउंड स्टेट में नहीं जा रहा है, यानी कि जो इनिशियल है, जो फाइनल स्टेट है वो 1 नहीं है। तो उस केस में जो फॉर्मूला होगा वो n2 माइनस n1, n2 माइनस n1, n2 मतलब हायर और n1 मतलब लोअर। n2 माइनस n1 इंटू होगा n2 माइनस n1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। क्लियर। अगर क्या हो जाए, देखिए लोअर सेल में जाके गिरेगा तो ये n1 क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो ये अगर इसको n मान लूँ तो ये 1 हो जाएगी, तो n माइनस 1 और ये n माइनस 1 प्लस 1 तो वो हो जाएगा n। तो देखो वही फॉर्मूला हो जाएगा n इंटू n माइनस 1। तो ध्यान रखना, मेन फॉर्मूला यही है, जब इलेक्ट्रॉन क्या करेगा किसी भी एक्साइटेड स्टेट से, यानी कि किसी भी सेल में जंप करेगा, तो वो n2 माइनस n1 इंटू n2 माइनस n1 प्लस 1/2 होता है। अगर ये ग्राउंड स्टेट में आके आ रहा है तो n1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो उस केस में ये फॉर्मूला बन जाएगा, अगर मैं n2 को n मान लूँ और n1 को 1 मान लूँ। तो अगर मैं n2 माइनस n1 को क्या मान लूँ, कैपिटल N, तो एक फॉर्मूला बन जाएगा, ये हो गया कैपिटल N, ये हो गया कैपिटल N प्लस 1, तो n इंटू n प्लस 1/2, जहाँ पे n की वैल्यू क्या है, n2 माइनस 1। तो इस फॉर्म में लिख सकते हैं, मगर ज़्यादा चक्कर में मत पड़ें, ज़्यादा फॉर्मूले मत लाइए, बस इसे डायरेक्ट याद रखो। ठीक है, इसे ही आप क्या कर रखें, डायरेक्ट याद रखें। इसकी जगह ये भी यूज़ कर सकते हैं, बस n1 की जगह आपको 1 रख देंगे, n1 की जगह 1 रख देंगे तो ये फॉर्मूला आ जाएगा। चलिए ठीक है, तो ध्यान रखना, अगर किसी भी हायर सेल से डायरेक्ट फर्स्ट में जंप कर रहा है तो ये फॉर्मूला लगा सकते हैं। अगर किसी भी सेल, कोई भी इलेक्ट्रॉन किसी भी हायर सेल से डायरेक्ट क्या है, अगर 1 में जंप नहीं कर रहा तो ये ही फॉर्मूला लगाना है, और डायरेक्ट 1 में जंप कर रहा है तो ये भी लगा सकते हैं, ये भी लगा सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। ठीक है, तो ये सब जगह एप्लीकेबल हो जाएगा। चलिए, तो इसका भी प्रूफ निकाल लो। तो देखिए, अगर प्रूफ की बात करें, अगर मुझे क्या करना है, जिस भी फाइनल सेल में जंप कर रहा है, तो अगर n2 माइनस n1 करूंगा, फिर n2 माइनस n1 माइनस 1 एक और बढ़ा लूंगा, जैसे वहां पे कर रहे थे, जैसे वहां कर रहे थे n-1 n-2 n-3, तो ऐसे ही n2 माइनस n1 प्लस n2 माइनस n1 माइनस 1, फिर n2 माइनस n1 माइनस 2, ऐसे अप टू डेट कहाँ तक जाएगा 1। तो ये भी एक जीपी बन जाएगी, इस जीपी का भी सम कर लेंगे। n2 माइनस n1 को मैं मान लूँ कैपिटल N, तो ये कैपिटल N, फिर कैपिटल N माइनस 1, फिर कैपिटल N माइनस 2, इस टाइप से सीरीज बन गई। तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, अगर हम सोल्व करेंगे तो n इंटू n प्लस y2। क्लियर हो गई बात। चलिए, अभी कह रहा है मैक्सिमम ट्रांजिशन व्हेन 1 इलेक्ट्रॉन, जब इसने क्या लिख दिया, 1 इलेक्ट्रॉन वर्ड लिख दिया, तो बस जो मैक्सिमम ट्रांजिशन है वो हायर माइनस लोअर होंगे, बस बात खत्म हो गई यहाँ से। ठीक है, तो NF मतलब n क्या होगा, Ni माइनस NF हो जाएगा, तो N2 माइनस N1, सिर्फ इतना। कब, देखो 1 वर्ड लिखते ही कहानी खत्म हो जाएगी एकदम से। चलिए, तो इस पे क्वेश्चन नहीं पूछे गए हैं, ध्यान रखना, एक क्वेश्चन पूछा गया तो गलती कर जाएंगे आप। चलिए नेक्स्ट देखिए, एक प्रॉब्लम ये कह रहा है, ड्यू टू द हीटिंग ऑफ ए सब्सटेंस यूनी इलेक्ट्रॉनिक, कोई एक सब्सटेंस है जिसमें यूनी इलेक्ट्रॉन एटम है, मतलब हाइड्रोजन लाइक एटम है कोई। ड्यू टू हीटिंग ऑफ द सब्सटेंस, जो क्या है, यूनी इलेक्ट्रॉनिक है, एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन ऑफ ए एटम प्रेजेंट इन द 8th एक्साइटेड स्टेट। 8th एक्साइटेड स्टेट का मतलब कौन सी सेल हो गई, 9th सेल। कैलकुलेट मैक्सिमम नंबर ऑफ रेडिएशन व्हेन कैन वी ऑब्जर्व व्हेन फॉल ऑन ग्राउंड स्टेट। जब ये क्या किस में जंप कर रहा है, ग्राउंड स्टेट में जंप कर रहा है, तो नंबर ऑफ ट्रांजिशन बताने हैं। तो क्या कह रहा है, कैलकुलेट मैक्सिमम नंबर ऑफ ट्रांजिशन विद इन कैन बी ऑब्जर्व व्हेन फॉल द ऑन ग्राउंड स्टेट। जब ये क्या है 8 एक्साइड स्टेट से किस में जंप कर रहा है, ग्राउंड स्टेट में, मतलब 9 सेल से किस में जंप कर रहा है, 1 में। तो 9 सेल से 1 में जंप कर रहा है, तो आप कौन सा फॉर्मूला लगा देंगे, n इंटू n माइनस 1/2।
n क्या हो गई 9 और n माइनस 1 कितना हो जाएगा 8/2, तो 2 से 8 को कट करेंगे 4, तो 4 इंटू 9, तो देखो वही आ गया n इंटू एन माइनस 1 कितना हो जाएगा 8 और अपॉन क्या हो जाएगा 2। इसे सोल्व करेंगे तो 36 ट्रांजिशन आएंगे। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, मैक्सिमम नंबर ऑफ रेडिएशन व्हेन इलेक्ट्रॉन फॉल्स टू फोर्थ एक्साइटेड स्टेट। किसमें 8 एक्साइटेड स्टेट से किसमें जंप कर रहा है, फोर्थ एक्साइटेड स्टेट में। 8 एक्साइटेड स्टेट का मतलब 9 सेल, 4 एक्साइटेड स्टेट का मतलब कौन सी 5 सेल हो गई, ठीक है। तो अब 8 से किसमें जंप कर रहा है 5 में, तो आप कौन सा फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, n2 माइनस n1 इंटू n2 माइनस n1 प्लस 1/2 लगाना पड़ेगा। तो n2 माइनस n1 क्या हो गया 9 माइनस 5 कितना आ गया 4, और फिर क्या करना है n2 माइनस n1 प्लस 1 कर देना, प्लस 1 कर देना मतलब 4 प्लस 1 कितना हो जाएगा 5 और बाई 2। तो यहां से 2 से 4 कटेगा 2 बार, कितना आ गया 10 ट्रांजिशन आएंगे। आगे क्या पूछ रहा है, आगे पूछ रहा है मैक्सिमम नंबर ऑफ रेडिएशन इन बोथ केस इन केस ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। अगर इन ऊपर वाले दोनों केसों में मैक्सिमम ट्रांजिशन बताना, अगर एक 1 इलेक्ट्रॉन हो, 1 इलेक्ट्रॉन हो तो सिर्फ क्या होगा 1 इलेक्ट्रॉन हो तो बस एक ही फॉर्मूला है, कितना Ni माइनस NF। तो इसमें तो क्या है 9th में से किस में जंप कर रहा था फर्स्ट में, तो 9 माइनस 1 कितना हो जाएंगे 8। इसमें क्या कर रहा है सेकंड केस में 9 से किस में जंप कर रहा था फिफ्थ में, तो 9 माइनस फिफ्थ कितना आ जाएगा 4। क्लियर हो गई बात, बस। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए, ये कह रहा है ए गैस एमिटेड रेडिएशन, ए गैस एमिटेड रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ इतनी इतनी और इतनी, assuming that atom has only 2 excited and a ground state and the difference between consecutive energy level decrease as energy is increase, ठीक है। consider energy of the highest state is 0, calculate energy of the first level and the first excited state। ये कह रहा है एनर्जी क्या कर रही है, ये कह रहा है गैस है, एक गैस है जो क्या कर रहा है रेडिएशन, यानी कि गैस एमिट रेडिएशन, जिसकी गैस क्या कर रही है रेडिएशन एमिट कर रही है, जिसकी वेवलेंथ कितनी, इतनी वेवलेंथ की रेडिएशन कर रही है, इतनी वेवलेंथ की, और इतनी, कितने रेडिएशन कर रही है 3। और एज्यूम दैट एटम हैज द ओनली 2 एक्साइटेड स्टेट, ये कह रहा है जो एटम है, जिस भी एटम की वो गैस है, केवल 2 ही एक्साइटेड स्टेट उसमें है, मतलब टोटल सेल कितनी हो गई उसमें 3 हो गई। देखिए ग्राउंड स्टेट, पहली जो सेल हो, जो सेकंड पहली सेल हो गई ग्राउंड स्टेट, सेकंड सेल क्या कहलाएगी फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, और थर्ड सेल क्या कहलाएगी सेकंड एक्साइटेड स्टेट। वो कह रहा है केवल 2 ही एक्साइटेड स्टेट उसके अंदर है, तो टोटल सेल कितनी हो गई उसके अंदर 3, पहली दूसरी तीसरी, या कह सकते हैं ग्राउंड स्टेट, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट और सेकंड एक्साइटेड स्टेट। चलिए आगे उसने कहा है कि इनकी जो एनर्जी, जैसे जैसे सेल की एनर्जी बढ़ रही है वैसे वैसे उनके बीच में गैप क्या हो रहा है कम। देखो उसने क्या कहा, एंड द डिफरेंस बिटवीन यानी कि कंसेक्यूटिव एनर्जी लेवल डिक्रीज एज इन एनर्जी इंक्रीज। वो कह रहा है तो जैसे जैसे एनर्जी फर्स्ट से ज़्यादा एनर्जी होगी सेकंड की, सेकंड से ज़्यादा होगी थर्ड की, तो जैसे जैसे एनर्जी बढ़ती जा रही है वैसे वैसे 2 सक्सेसिव लेवल के बीच में एनर्जी गैप कम होता जा रहा है, मतलब फर्स्ट सेकंड के बीच में एनर्जी गैप ज़्यादा है और सेकंड और थर्ड के बीच में कम है। और फाइनल क्या कहा उसने कि कंसिडर एनर्जी ऑफ हाईएस्ट स्टेट ऑफ 0, ये कह रहा है जो हाईएस्ट स्टेट है उसकी एनर्जी 0 कंसिडर करनी है, मतलब जो थर्ड सेल है उसकी एनर्जी क्या करनी है 0 लेकर चलनी है, यानी कि जो लास्ट सेल हो गई थर्ड, और थर्ड की एनर्जी क्या हो जाएगी 0। कैलकुलेट एनर्जी ऑफ द फर्स्ट लेवल एंड फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट लेवल, मतलब पहली सेल की एनर्जी बताओ और सेकंड सेल की एनर्जी बताओ। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट मतलब सेकंड सेल और फर्स्ट लेवल मतलब पहली सेल। तो देखिए जो वेवलेंथ है वो एनर्जी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, वेवलेंथ क्या होगा एनर्जी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, जिसकी वेवलेंथ ज्यादा होगी उसकी एनर्जी क्या होगी कम, ठीक है। तो चलिए एनर्जी निकाल लेते हैं, हमें वेवलेंथ पता है अलग अलग, तीनों लाइनों को उसने 3 ट्रांजिशन दे रखे हैं। देखिए जब पहली दूसरी तीसरी 3 लाइनें हैं तो 3 लाइनों में 3 ही ट्रांजिशन हो रहे होंगे, देखिए जरा कैसे। तो देखिए पहली लाइन, दूसरी लाइन, तीसरी लाइन, इसमें टोटल ट्रांजिशन 3 ही हो रहे होंगे, एक तो थर्ड से डायरेक्ट हो गया होगा फर्स्ट में, एक थर्ड से सेकंड में और एक सेकंड से फर्स्ट में, ये 3 ट्रांजिशन हो रहे होंगे, इसलिए 3 रेडिएशन उसने दे रखे हैं। तो जो एनर्जी निकलती है वो किससे होगी 1240 अपॉन लैम्डा, किसमें नैनोमीटर में, और नैनोमीटर में दे रखा उसने। अगर वेवलेंथ नैनोमीटर में दे रखा है तो फोटोन की एनर्जी या ट्रांजिशन की एनर्जी हम कैसे निकाल सकते हैं 1240 अपॉन लैम्डा, किसमें नैनोमीटर में, और ये एनर्जी किसमें निकल के आएगी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो 1240 अपॉन एक वेवलेंथ कितनी दे रखी 45.9, तो यहाँ से सोल्व करेंगे आ रहा है 27 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम।
सेकेंड वेवलेंथ दे रखी 82.8, तो इसमें अगर निकालेंगे 1240 अपॉन 82.8 से डिवाइड करेंगे तो आ गया 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ऐसी थर्ड ट्रांजिशन की एनर्जी निकालेंगे तो ये क्या हो गया, तो ये आ गया 12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जैसे जैसे वेवलेंथ बढ़ती जाएगी वैसे वैसे एनर्जी कम होती जाएगी। ये सबसे कम वेवलेंथ ये थी तो सबसे ज़्यादा एनर्जी इस ट्रांजिशन में आई। ये वेवलेंथ और बढ़ गई तो एनर्जी थोड़ी कम हो गई, वेवलेंथ और बढ़ गई 105 हो गई तो ये क्या हो गई, और कम हो गई। चलिए, तो तीन ट्रांजिशन, तो सबसे ज़्यादा एनर्जी इसमें होगी, सीधी सी बात है, और सबसे कम इसमें होगी, क्योंकि उन्होंने कहा है कि गैप क्या है, एनर्जी गैप कम होता चला जा रहा है, मतलब इसके बीच में गैप ज़्यादा है, इसके बीच में कम है, और एनर्जी बढ़ती हुई जा रही है, इससे ज़्यादा एनर्जी इसकी, इससे ज़्यादा इसकी। तो सबसे ज़्यादा एनर्जी डिफरेंस तो यानी कि ये वाला तो किसके लिए हो गया, इसके लिए हो गया, और ये वाला किसके लिए हो जाएगा, इसके लिए हो जाएगा, और ये सबसे छोटा वाला किसके लिए हो जाएगा, इस थर्ड से सेकंड के लिए। तो इसमें तो हो गई 27, इसमें कितनी हो गई 12, और इसमें कितनी हो गई 15। तो डिफरेंस निकल कर आ गया जी। चलिए, तो लैम्डा 1, लैम्डा 2, लैम्डा 3, तो ये हो गई लैम्डा 1 के लिए एनर्जी आ गई, पहला ट्रांजिशन हो गया E1, लैम्डा 1 का एनर्जी हो गई ये E1 कहाँ से, 3 से 1 में। लैम्डा 2 के लिए ट्रांजिशन आ गया 2 से 1 में, कितना हो गया 15, और लैम्डा 3 और बढ़ गई तो एनर्जी गैप और छोटा हो गया, वो क्या हो गया 3 से 2 का गैप हो गया, यानी कि E3 बोल रहे हैं उसे, इसे E3, इसे E2, इसे E1। तो E1, अब हम बात करें इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है, अगर मैं ये E1 देखूं तो E1 जो डिफरेंस है वो क्या होगा, E3 माइनस E1 ही तो है, थर्ड से जब फर्स्ट में जो इलेक्ट्रॉन जंप करा तभी तो ये एनर्जी निकल कर आ रही 27। तो डेल्टा E1 कितनी है, फाइनल माइनस इनिशियल, यानी कि E3 माइनस E1, मगर लास्ट सेल की जो एनर्जी है उसने क्या बता रखी है, 0, तो फाइनल तो हो गई 0। E1 कितनी है, E1 मुझे निकालनी, इसी की तो सेल निकालनी, E1 की सेल निकालनी, मतलब फर्स्ट सेल की एनर्जी निकालनी, सेकंड सेल की एनर्जी निकालनी है, और थर्ड सेल की हमें दे रखी थी 0। तो क्या होगा, ये जो ट्रांजिशन है, पहला ट्रांजिशन जिसकी एनर्जी कितनी है, E1 कितनी जी 27, तो वो डेल्टा E1 वो इक्वल होगा E3 माइनस E1, और वो कितना है 27। यहाँ E3 कितनी है 0, E1 हम निकाल लेंगे बस। तो पहली सेल की एनर्जी कितनी निकल कर आ गई, माइनस की 27 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बात करें अब किसके लिए निकाल रहे हैं, थर्ड E3 के लिए। E3 मतलब E थर्ड कौन सा, ये वाला E3 है, किसमें 3 से 2 में जब जंप कर रहे हैं, तो होगा 3 से 2 में जंप कर रहे हैं, 3 की एनर्जी तो क्या होगी 0, और 2 की एनर्जी कितनी है 12 है, तो वो कितनी हो गई माइनस की 12 आ जाएगी। ठीक है, क्या होगा ये 0 माइनस 12, तो कितना हो गया माइनस का 12। तो पहली सेल की एनर्जी निकल कर आ गई, दूसरी सेल की एनर्जी निकल कर आ गई, यही तो कैलकुलेट करवा रहा हमसे। आगे बात समझ में कि नहीं। चलिए, इन दोनों, इनका गैप निकाल लिया, इसका गैप निकाल लिया, इसका गैप निकाल लिया, और इसकी एनर्जी 0 थी तो इसकी निकल जाएगी और इसकी निकल जाएगी। जब इन दोनों का डिफरेंस लेंगे तो होगा दिस माइनस दिस, ये 0 है तो ये निकल जाएगी, क्योंकि ये गैप हमें पता है 27। इन दोनों का गैप लेंगे तो कितना है, 12 है, इसकी एनर्जी मुझे पता है 0, तो इसकी निकल जाएगी। आगे बात समझ में। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। ये कह रहा है ए हाइड्रोजन लाइक आयंस, एक हाइड्रोजन लाइक आयंस है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन एटम का आयंस है कोई। ए हाइड्रोजन लाइक आयंस सैंपल एमिट 6 रेडिएशन, 6 यानी कि कह रहा है 6 रेडिएशन ऑफ डिफरेंट लैम्डा, ठीक है जी। और ये कह रहा है फाइंड द पॉसिबल ट्रांजिशन बिटवीन ग्रुप ऑफ द लेबल, दीज लेबल हैव द एनर्जी फ्रॉम इतने टू इतने। चलिए जी, उसने क्वेश्चन कहा है कि एक हाइड्रोजन लाइक आयंस सैंपल है जो एमिट कर रहा है 6 रेडिएशन, डिफरेंट वेवलेंथ के 6 रेडिएशन वो दे रहा है। ठीक है ना, कि टोटल ट्रांजिशन उसमें कितने हो रहे हैं 6। तो कह रहा है फाइंड द पॉसिबल ट्रांजिशन, पॉसिबल ट्रांजिशन बताना है। फाइंड, ये कह रहा है द पॉसिबल ट्रांजिशन बिटवीन ग्रुप ऑफ द लेवल, दीज लेवल हैव द एनर्जी, जिन दो लेवल के बीच में ये 6 ट्रांजिशन हो रहे हैं उन दो लेवल की एनर्जी कितनी है, एक की माइनस की है 0.85 और एक की है माइनस की 0.544। इन दो एनर्जी लेवल के बीच में कितने ट्रांजिशन आ रहे हैं, 6 आ रहे हैं। तो कैलकुलेट करना है द क्वांटम नंबर, क्वांटम नंबर मतलब नंबर ऑफ सेल्स बताना है, एन बतानी है, यानी कि 5th सेल है, 5 सेल है, 4th सेल है, कौन सी है। तो द क्वांटम नंबर ऑफ द लेवल बिटवीन विच ट्रांजिशन इज टेक प्लेस, तो वो लेवल बताने, वो नंबर ऑफ सेल्स बतानी है जिनके बीच में ये ट्रांजिशन हो रहे हैं, 6 ट्रांजिशन हो रहे हैं, यानी कि फाइनल और इनिशियल एन बताना है। दूसरा, फाइंड द एटॉमिक नंबर ऑफ आयंस ऑफ द सब्सटेंस, ये जो आयंस है इसका एटॉमिक नंबर बताना है। देखिए, तो अगर हम बात करें टोटल ट्रांजिशन के, हमें नहीं पता कि इलेक्ट्रॉन किस हायर से किस लोअर में जा रहा है, वो जिसमें लोअर जो सेल है वो 1 है कि नहीं है, तो हमें नहीं मालूम। तो हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, N2 माइनस N1 इंटू N2 माइनस N1 प्लस 1/2 इजिकल टू कितने होने हैं, 6 होने हैं। तो यहाँ से अगर हम सोल्व करेंगे इसे, तो देखिए यहाँ से क्या हो गया, तो अगर हम इसे सोल्व करेंगे तो 2 क्या होगा
देखिए तो एन, और दूसरा उसने कहा कि N2 माइनस N1 इज इक्वल टू कितना आ गया 3। ये कहाँ से आ गया? देखिए तो ये फॉर्मूला हमने लगाया, टोटल नंबर ऑफ ट्रांजिशन ये होंगे वो इक्वल टू दे रखे हैं 6। यहाँ से सोल्व करिए जरा थोड़ा सा, सोचिए ये वैल्यू, इसकी वैल्यू 6 कब आ सकती है? जब यहाँ एक नंबर कितना आ रहा हो, एक नंबर यहाँ पे कितना आ रहा हो 3, और एक नंबर कितना आ रहा हो 2, तो 2 इंटू 3 कितना हो जाएगा 6। और तो कोई रास्ते नहीं है, क्योंकि ये हमको पता है कि एक नंबर ये आपस में कॉन्जिक्यूटिव नंबर होते हैं। अगर ये 3 होगा तो ये कितना होगा, अगर ये क्या होगा, ये 3 होगा तो ये 2 होगा। अब 2 इंटू 3 कितना हो जाएगा 6, मगर लास्ट में भी तो ये 2 है, अपॉन में भी तो 2 है, तो ये क्या होगा, ये 4 रहा होगा, ये 3 रहा होगा। जब 4 को 2 से कट करा होगा तो 2 आ गया होगा, 2 इंटू 3 कितना आ गया होगा, ये 6 आ गया होगा। तो N2 माइनस N1, अगर ये 3 होगा तो वो कितना होगा 4, क्योंकि ये +1 है। तो अगर ये 3 रहा होगा तो ये कितना रहा होगा 4, और 2 से 4 को कट किया होगा 2 बार, तो 2 इंटू 3 कितना आ गया होगा 6। तो इसका मतलब कंफर्म हो गया कि N2 माइनस N1 कितना रहा है 3। मैंने थोड़ा सा मैथ लगा लिया यहाँ, ओरल मैथ, ठीक है। तो N2 माइनस N1 इज इक्वल टू कितना आ गया 3। अब वो कह रहा है एनर्जी एट द हायर लेवल। तो दो एनर्जी, ये जो 6 ट्रांजिशन हो रहे हैं 2 लेवल के बीच में हो रहे हैं, एक तो माइनस का 0.5544, एक माइनस का 0.85 के बीच में। जिसकी एनर्जी ज्यादा है, देखिए माइनस में जो वैल्यू कम होगी वही तो एनर्जी ज्यादा है, तो जिसकी एनर्जी ज्यादा होगी वो हायर सेल होगी, जिसकी एनर्जी कम होगी वो लोअर होगी। तो ये हायर लेवल हो गया। तो एनर्जी होती कितनी है, टोटल एनर्जी होती है -13.6 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। तो एक इक्वेशन तो ये बन गई। ऐसी लोअर सेल के लिए क्या हो जाएगी, एनर्जी हो गई माइनस की 0.85 इजिकल टू होगा -13.6 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। ये क्या हो गया N2, और ये क्या हो गया N1। या कह लो, इसे कह लो आप क्या कहोगे, इसे इनिशियल कहोगे, इसे फाइनल कहोगे, ठीक है। चलिए तो इन दोनों को जब हम सॉल्व करेंगे तो ये दोनों को डिवाइड करा, दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ से जेड स्क्वायर तो कैंसिल हो जाएगा क्योंकि एक ही तो आयंस है, बस n बचेगा। ये वाला ऊपर पहुँच गया होगा N1, और N2 नीचे आ गया होगा। यहाँ से सोल्व करें, इसको 2 से कट करेंगे, 2 से कट, देखिए हमने क्या कर दिया, पॉइंट हटा दिया तो एक 0 आ गया होगा यहाँ। 2 से कट करा तो ये आ गया, इससे इसे कट करेंगे तो आएगा 0.64, पॉइंट को हटाओगे तो ये होगा 64/100, और यहाँ पूरे का स्क्वायर था तो रूट लेंगे तो हो जाएगा 8/10। 8/10 को भी सोल्व करेंगे तो 4/5। तो N1/N2, N1 की वैल्यू 4, N2 की वैल्यू 4, ऐसा नहीं आया, ये रेशो आया है N1/N2 का। कभी कह दो कि ये 4th सेल हो गई, ये 5th सेल हो गई, 4th और 5th के बीच में तो एक ही ट्रांजिशन होगा, 6 ट्रांजिशन कहाँ से आ सकते हैं। तो ये N1/N2 का रेशो आया, उसकी वैल्यू नहीं आई है। तो आप क्या करेंगे, हमें N1 और N2 का रेशो पता चल गया और N2 माइनस N1 पता चल गया, तो मुझे एग्जैक्ट N1 निकालना और N2 निकालना है। तो कैसे निकल सकता है, अगर मुझे N2 प्लस N1 पता चल जाए तो N2 माइनस N1 ये है, और N2 प्लस N1 और पता चल जाए तो दो इक्वेशन बन जाएंगी, सोल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। तो वो कैसे निकालेंगे, आपको एक फॉर्मूला अगर मालूम होगा, देखिए यहाँ देखिए ये फॉर्मूला मालूम है कि नहीं, N2 माइनस N1 का स्क्वायर वो इज इक्वल टू क्या होता है, N1 प्लस वो N2 प्लस N1 का स्क्वायर, और माइनस क्या हो जाएगा 4N1 N2, ठीक है, N1 N2। याद है ये फॉर्मूला, नहीं याद है तो ठीक है, नहीं है तो छोड़ो, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या रखेंगे, ये N1 की वैल्यू रख देंगे N2 के फॉर्म में, तो और यहाँ से ये वैल्यू हमें पता है, तो यहाँ से सोल्व होकर N1 N2 आ जाएगा। क्या रिलेशन निकल कर आता है, ये निकल कर आता है। तो 9 इज इक्वल टू N1 प्लस N2 बाई 3। तो ये रिलेशन कहाँ से आया, इस इक्वेशन से। इसे सोल्व करिए, 3 को इधर ले जाएंगे, कितना हो जाएगा 9 इंटू 3 कितना होगा 27 इज इक्वल टू N1 प्लस N2। तो यहाँ से N2 माइनस N1 आ गया। तो N2 माइनस N1, यहाँ से देखिए N1 प्लस N2 तो आ गया 27, और N2 माइनस N1 कितना आ गया था 3। दो इक्वेशन बन गई, दोनों को सोल्व कर लोगे, दोनों को सोल्व कर लोगे तो N2 आ गया 15, N1 आ गया 12, और देख लोगे इनके बीच में नंबर ऑफ टोटल ट्रांजिशन कितने आएंगे, 6 आएंगे। आगे दूसरे क्वेश्चन में पूछ रहा था जेड, तो N1 और N2 की वैल्यू कोई सी भी इक्वेशन में रख दो, चाहे आप क्या कर दीजिए सेकंड इक्वेशन में रख दो। इस सेकंड इक्वेशन में किसकी N1 की वैल्यू रख दोगे तो क्या निकल जाएगा जेड, कि कोई सी भी इक्वेशन में आप वैल्यू रख दो n की, एन इसमें रखोगे तो N1 रख देना, इसमें रखोगे तो N2 रख देना। तो यहाँ से N1, जहाँ से N1 की वैल्यू रखोगे 12, तो यहाँ कितना आ जाएगा, Z निकल कर आ जाएगा, वो कितना आ रहा है 3। तो एटॉमिक नंबर भी आ जाएगा वो साइंस का। नेक्स्ट देखिए आयनाइजेशन एनर्जी। आयनाइजेशन एनर्जी वैसे हम पीरियोडिक टेबल में पढ़ेंगे बहुत डिटेल में, ठीक है, तो पर थोड़ा सा यहाँ बता दे रहे हैं। आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, किसी भी आइसोलेटेड मतलब अकेला,
किसी भी आइसोलेटेड गैसियस एटम के आउटर मोस्ट सेल से एक इलेक्ट्रॉन को पुल आउट करने में जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है उसे बोलते हैं आयनाइजेशन एनर्जी। समझ में आ गई बात। आइसोलेटेड गैसियस एटम होना चाहिए, यानी कि सिर्फ एटम होना चाहिए और गैस फॉर्म में होना चाहिए। उसके आउटर मोस्ट सेल से एक इलेक्ट्रॉन को पुल आउट करने में जो एनर्जी रिक्वायर्ड होगी उसे बोलते हैं आयनाइजेशन एनर्जी। क्यों रिक्वायर्ड होगी? क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के साथ बंधा होता है, तो इसे क्या बोलते हैं? बाइंडिंग एनर्जी भी बोल सकते हैं। तो चलिए, तो एनर्जी नेसेसरी टू रिमूव इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द आइसोलेटेड गैसियस एटम। जैसे हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन में क्या होगा? हाइड्रोजन का गैस एटम लिया, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन में पुल आउट कर दूंगा तो ये क्या आ जाएगा? प्लस। तो इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होगी वो क्या कहलाएगी? वो कहलाएगी आयनाइजेशन एनर्जी। अब ध्यान दीजिए, अब इलेक्ट्रॉन को एटम से बाहर निकाल दिया, बाहर निकाल दिया मतलब कहाँ ले गए? इनफाइनाइट सेल में ले गए। इसके रेस्पेक्ट में तो अब ये सेल कैसी होगी? इनफाइनाइट, जब आउटर चलेगा इसके। ठीक, तो देखिए अब कहां से निकालना है आयनाइजेशन एनर्जी का मतलब है कि आपको क्या करना, फर्स्ट सेल से इलेक्ट्रॉन को कहां पहुंचा देना है? इन्फिनिटी पे। क्या ये बात सही है? नहीं, ये बात सही नहीं है। हाइड्रोजन में तो केवल एक ही एटम है, हाइड्रोजन एटम में एक ही इलेक्ट्रॉन है, एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो पहला इलेक्ट्रॉन पहली सेल में पड़ा होगा, और जब पहली सेल में पड़ा होगा तो उसे इन्फिनिटी पे ले जाने के लिए कौन सा ट्रांजिशन होगा कि पहली सेल से कहां ले गए? इन्फिनिटी पे। मगर कुछ एटम ऐसे होंगे जो मैनी इलेक्ट्रॉन एटम होंगे, तो उनमें जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो बैलेंसी सेल में पड़े होंगे। बैलेंसी सेल जरूरी थोड़ी कि फर्स्ट सेल हो। हाइड्रोजन में तो एक ही इलेक्ट्रॉन है, पहला इलेक्ट्रॉन जहां भी गया वही लास्ट सेल है, वही क्या होगी? बैलेंसी सेल हो गई। मगर अनोदर एटम की बात करें, मैनी इलेक्ट्रॉन एटम की, तो उसमें क्या होगा? जो इलेक्ट्रॉन है वो एक से ज्यादा होते हैं, तो जो बैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या होंगे? लास्ट सेल। लास्ट सेल क्या होगा? वो बैलेंसी इलेक्ट्रॉन कहलाता है, और वो लास्ट सेल में पड़ेगा। तो बैलेंसी सेल जरूरी नहीं है कि फर्स्ट हो, ठीक है, डिफरेंट भी हो सकती है। चलिए खैर, मगर हाइड्रोजन के लिए वो फर्स्ट है। तो 4 हाइड्रोजन एटम, अगर हम बात करें तो 4 हाइड्रोजन एटम की बात करें तो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा किसमें? ग्राउंड स्टेट में। तो हाइड्रोजन एटम के लिए जो आयनाइजेशन एनर्जी वो डिफाइन होगी कि फर्स्ट सेल से इलेक्ट्रॉन को निकाल के कहां पहुंचा देना है? इन्फिनिटी पे। तो जो एनर्जी रिक्वायर्ड होगी फर्स्ट सेल से, यानी कि ग्राउंड स्टेट से इन्फिनिटी पे ले जाने में जो एनर्जी रिक्वायर्ड होगी वो कहलाएगी आयनाइजेशन एनर्जी। मगर 4 अदर एटम की बात करें तो जो इलेक्ट्रॉन है वो प्रेजेंट होगा किसमें? बैलेंसी सेल में। और वो बैलेंसी सेल फर्स्ट भी हो सकती है, सेकंड भी हो सकती है, मतलब ग्राउंड स्टेट भी हो सकती है, और कोई एक्साइड स्टेट भी हो सकती है। चलिए, जैसे कोई अनोदर एटम हो गया, तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन निकालेंगे वो कहां से निकलेगा? पहली सेल से नहीं, वो बैलेंसी सेल से निकलेगा। तो इस इलेक्ट्रॉन को बैलेंसी सेल से निकालने में जो एनर्जी रिक्वायर्ड होगी वही क्या कहलाएगा? वही क्या कहलाएगी? उसकी आयनाइजेशन एनर्जी। तो फ्रॉम बैलेंसी सेल, और ये क्या है? क्योंकि मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन, तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन मतलब लास्ट इलेक्ट्रॉन जो होगा, लास्ट इलेक्ट्रॉन किसमें होगा? जो लूजली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन होगा। सबसे लूजली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन कौन होगा? जो लास्ट सेल में इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है, जो न्यूक्लियस से इतनी दूर होगा। चलिए खैर, बात करें, ये कह रहा है इलेक्ट्रॉन मस्ट बी रिमूव फ्रॉम आइदर ग्राउंड स्टेट फ्रॉम हाइड्रोजन एटम और या फ्रॉम बैलेंसी सेल। तो किसी भी आइसोलेटेड गैसेस एटम से एक इलेक्ट्रॉन को पुल आउट करने में जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है उसे क्या बोलते हैं? आयनाइजेशन एनर्जी। मगर वो हाइड्रोजन एटम के लिए तो ग्राउंड स्टेट है, और बाकी अदर एटम के लिए क्या होगी? बैलेंसी सेल। तो ऐसा कहना सही रहेगा कि किसी तो इलेक्ट्रॉन मस्ट बी रिमूव फ्रॉम आइदर ग्राउंड स्टेट और या फ्रॉम बैलेंसी सेल। और हाइड्रोजन एटम के लिए वो ग्राउंड स्टेट में से होगा, बाकी अदर एटम के लिए बैलेंसी सेल में से होगा। आयनाइजेशन एनर्जी फॉर द हाइड्रोजन एटम, तो हाइड्रोजन एटम के लिए तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी? हमें इलेक्ट्रॉन को 1 से कहाँ ले जाना है? इन्फिनिटी पे ले जाना है। तो एनर्जी चेंज क्या होगा? फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल तो क्या होगा? इन्फिनिटी, और इनिशियल क्या होगा? 1। इन्फिनिटी पे एनर्जी क्या होगी हाइड्रोजन की? 0। इन्फिनिटी पे एनर्जी क्या हो जाएगी? 0 माइनस इनिशियल कितनी होगी? -13.6 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। हाइड्रोजन एटम के लिए जेड भी 1 हो गया, और कहाँ से निकाल रहे हैं? फर्स्ट सेल से, तो एन क्या हो गया? 1। तो ये बस कितना हो जाएगा? -13.6, और माइनस माइनस क्या हो जाएंगे? प्लस। तो जो आयनाइजेशन एनर्जी है हाइड्रोजन एटम की वो कितनी हो गई? प्लस की हो जाएगी। कितनी? 13.6, ठीक है। तो जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो कितनी हो गई? प्लस की हो गई 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। किसके लिए? हाइड्रोजन एटम के लिए। अगर किसी अनोदर एटम की बात करूं तो जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो क्या होगी? प्लस की हो जाएगी। पहली बात तो कितनी? 13.6, और इनटू क्या होगा? जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। जो भी एटम है उसका जेड आ जाएगा, और एन पता नहीं कौन सा है, एन क्या होगा? उसका बैलेंसी सेल, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, इसको जब हम सोल्व करते हैं तो ये कितनी आयनाइजेशन एनर्जी आ गई? हाइड्रोजन एटम की आयनाइजेशन एनर्जी याद रखनी है आपको, कितनी होगी? प्लस की होगी 13.6। प्लस क्यों रिक्वायर्ड होगी? 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एक एटम के लिए है। एक एटम मतलब एक इलेक्ट्रॉन के लिए। अब देखें, एक एटम का, एक हाइड्रोजन के एक एटम में एक ही इलेक्ट्रॉन है। अगर बात करें 13, इसे जूल में निकालें तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में कन्वर्ट करोगे तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इतनी वैल्यू हो जाएगी जूल पर एटम के लिए। तो ये आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू हो गई किसमें? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में पर एटम के लिए। ये वैल्यू हो गई आयनाइजेशन एनर्जी
ये किस में आ गई जी, जूल में आ गई पर एटम के लिए। अगर इसे हम क्या निकालें, मोल में निकालें, तो एक मोल में, पर मोल में, जूल पर मोल, तो पर मोल का मतलब समझ रहे हो, यहीं गड़बड़ी करते हो आप। पर मोल का मतलब है कि एक मोल एटमों में, तो एक एटम के लिए तो वैल्यू ये है, तो एक मोल में कितने एटम होंगे, एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड नहीं करना। जूल पर मोल, तो जूल पर मोल का मतलब है कि एक मोल एटमों की एनर्जी। ठीक समझ रहे हैं बात को, नहीं तो जूल पर मोल का मतलब है एक मोल एटमों की, एक मोल एटमों की क्या करनी है, एनर्जी निकालनी है। एक एटम की एनर्जी इतनी है। पर जूल पर एटम का मतलब है एक एटम की एनर्जी है, तो एवोगैड्रो एक मोल में कितने एटम होंगे, एवोगैड्रो के इक्वल, तो उसकी मल्टीप्लाई कर देंगे 6.022 इंटू 10⁻23 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हाइड्रोजन एटम की जो आइनस एनर्जी है वो 13.6 आ गई, किसमें, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में पर एटम के लिए, और किलो जूल पर मोल में निकालूंगा तो वैल्यू आ गई 1310 किलो है, किलो जूल पर मोल। दूसरा तो कह रहा है, ये कह रहा है एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ऑफ आयनिस एनर्जी फॉर हाइड्रोजन एटम फॉर 1 मोल, हाइड्रोजन एटम के 1 मोल की आयनिस एनर्जी एक्सपेरिमेंटली वो निकल कर आती है कितनी, 1312, यानी कि 13,1200 किलो जूल पर मोल। और हम यहां से सोल्व कर रहे हैं तो कितनी आती, 1310। अगर हम एक्सपेरिमेंटली निकालते हैं तो एग्जैक्ट वैल्यू निकल कर कितनी आती, 13,1200 किलो जूल पर मोल। ध्यान रखेंगे इसको। चलिए, आयनाइजेशन एनर्जी अगर हम क्या करें, तो हाइड्रोजन एटम के लिए जो आयनाइजेशन एनर्जी थी, ये एक एटम की बात थी। अब क्या करेंगे, एक मोल एटम, एक मोल एटम का मतलब है कितने एटम हो गए, 6.022 इंटू 10⁻23 एटम। तो इसमें से गैसियस एटम लिया, उसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकाला, तो क्या होगा, अब यहाँ एक इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेंगे, एक मोल इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। एक एटम था तो एक इलेक्ट्रॉन निकल रहा था, एक मोल एटम है तो इसका मतलब है एक मोल इलेक्ट्रॉन है, और एक मोल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 6 इंटू 10⁻23। तो इसके लिए जो इस रिएक्शन में जो एनर्जी चेंज होगी वो कितनी होगी, वो निकल कर आएगी 13,1200 किलो जूल पर मोल। और ये क्या कहलाती है, एंथैल्पी चेंज इन द रिएक्शन। ठीक है, ये क्या होगी, इस रिएक्शन की एंथैल्पी चेंज। चलिए, बाइंडिंग एनर्जी, बाइंडिंग एनर्जी क्या है, जैसे हम क्या करें, इस इलेक्ट्रॉन को अगर ये क्या करें, एक मोल हाइड्रोजन गैस आयंस में एक मोल इलेक्ट्रॉन ऐड कराएं तो क्या बनेगा, एक मोल हाइड्रोजन एटम बन जाएंगे। तो इस केस में जो एनर्जी रिलीज होगी वो कहलाएगी बाइंडिंग एनर्जी। वो क्या होगी, बाइंडिंग एनर्जी क्या होती है, रिक्वायर्ड हो जाएगी, मतलब वो रिलीज हो जाएगी। ये रिक्वायर्ड हो रही थी, निकालना है, और ये क्या हो जाएगी, रिलीज। तो बाइंडिंग एनर्जी, आयनिस एनर्जी एक दूसरे के इक्वल होती है, बस रिवर्स साइन में, डेफिनेशन उल्टी हो जाती है। उसमें इलेक्ट्रॉन निकालना है, इसमें इलेक्ट्रॉन ऐड करना है, बाइंड करना है, उसमें तोड़ना था। तो बाइंडिंग एनर्जी क्या हो गई, तो हाइड्रोजन के एक मोल की अगर बाइंडिंग एनर्जी निकालें तो वो होगी माइनस की होगी 13,1200 किलो जूल पर मोल। क्लियर। तो इलेक्ट्रॉन क्या होता है, किसी भी हाइड्रोजन एटम के अंदर किस एनर्जी से बंधा होता है, 13,1200 किलो जूल पर मोल के लिए, यानी कि एक मोल के लिए। नेक्स्ट, बॉन्ड एनर्जी क्या होती है, तो इस बेसिक सी बातें हैं, ये तो बहुत आगे चैप्टर में आएंगी। ठीक है, ये डिटेल में हम पढ़ेंगे, तो जस्ट थोड़ा सा इसका यहाँ पे यूज है। ये कह रहा है एनर्जी रिक्वायर्ड, बॉन्ड एनर्जी क्या है, एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक 1 मोल, एक बॉन्ड नहीं, 1 मोल ऑफ स्पेसिफिक बॉन्ड प्रेजेंट इज इन ए सब्सटेंस। किसी भी सब्सटेंस में एक बॉन्ड तोड़ने की एनर्जी बॉन्ड एनर्जी नहीं होती, एक मोल बॉन्ड। ठीक है, एक मोल बॉन्ड कितने होंगे, 6 इंटू 10⁻23 बॉन्ड। तो एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक 1 मोल ऑफ स्पेसिफिक बॉन्ड, कोई स्पेसिफिक बॉन्ड मतलब कोई पर्टिकुलर बॉन्ड प्रेजेंट इन ए सब्सटेंस। तो जैसे हमारे पास ये H2 गैस है, H2 गैस को हमने तोड़ के क्या कर दिया, एटम में कन्वर्ट कर दिया, यानी कि H एटम आ गए। H गैस से ये मॉलिक्यूल था, ये क्या हो गया, एटम। H2 गैस से क्या हो गया, 2H गैस एटम बन गए। तो इसमें जो एनर्जी क्या होगी, रिक्वायर्ड होगी, क्योंकि तोड़ना पड़ेगा। तो जो बॉन्ड एनर्जी है, तो इसमें जो एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, इस रिएक्शन में जो एंथैल्पी चेंज होगी, वो क्या कहलाएगी, बॉन्ड एनर्जी। और मान लीजिए वो कितनी है, x किलो जूल पर मोल है। ठीक है, अगर यहाँ देखिए, जैसे Cl2 गैस को हमने एटम में कन्वर्ट कर दिया, मॉलिक्यूल्स को एटम में कर दिया एक पर्टिकुलर, तो क्या होगा, एक मोल Cl2, यहाँ एक Cl2 मॉलिक्यूल नहीं लिया जाएगा, एक मोल Cl2 मॉलिक्यूल। तो उन्हें तोड़ने में जो इस रिएक्शन में जो एंथैल्पी चेंज होगा, वो मान लीजिए y है, तो वो क्या कहलाएगा, बॉन्ड एनर्जी कहलाएगा CCl बॉन्ड की। यहाँ पे ये बॉन्ड, ये x जो निकल कर आई, x किलो जूल पर मोल, ये क्या आएगी, बॉन्ड एनर्जी होगी किसकी, HH बॉन्ड की। तो किलो जूल पर मोल में आ रही है निकल कर, बात समझ में आ रही। और रिक्वायर्ड हो रही प्लस की, मतलब बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा तो इसलिए प्लस की निकल कर आ रही है एंथैल्पी। जैसे उल्टा देख लो, अब के एटम से क्या बनाना है, एटम से क्या बनाना है, मॉलिक्यूल। तो 2 मोल, 1 मोल क्लोरीन से क्या मिल रहे थे, 2 मोल क्लोरीन एटम मिल रहे थे।
तो ये एटम नहीं है, अगर 2 एटम है तो उससे 1 मॉलिक्यूल मिलेगा, मगर 2 मोल एटम है तो उससे क्या मिलेगा, 1 मोल मॉलिक्यूल मिलेंगे। तो इसमें जो एंथैल्पी चेंज होगी वो माइनस की हो जाएगी। अगर वहां रिक्वायर्ड हो रही थी तो यहाँ क्या हो जाएगी, रिलीज। बॉन्ड ब्रेक करने में एनर्जी क्या होती है, रिक्वायर्ड होती है। बॉन्ड बनने में एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है। तो बॉन्ड ब्रेकिंग क्या कहलाता है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस, और बॉन्ड फॉर्मेशन क्या कहलाता है, एक्सोथर्मिक। उसमें एनर्जी क्या होगी, रिलीज। तो वो एंडोथर्मिक है जिसमें एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। बॉन्ड ब्रेकिंग क्या होगा, एंडोथर्मिक, और बॉन्ड फॉर्मेशन क्या होता है, एक्सोथर्मिक। और देखिए, जैसे एंथैल्पी चेंज इज इक्वल टू लिख रहे हैं क्यूपी, तो क्यूपी का मतलब क्या है, हीट एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम एट कांस्टेंट प्रेशर। प्लस का है तो इसका मतलब क्या है, रिक्वायर्ड है, यानी कि एब्जॉर्ब कर रहा है। और पी मतलब कांस्टेंट प्रेशर पर, क्यू मतलब हीट। तो क्यूपी क्या हो गई, अगर एंथैल्पी इज इक्वल टू है क्यूपी, प्लस का मतलब है कि एब्जॉर्ब होगी, और क्यू मतलब हीट, और पी मतलब कांस्टेंट प्रेशर पे, तो हीट एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम एट कांस्टेंट प्रेशर। जैसे ये हमारे पास ए एटम है और बी एटम है, 1 मोल ए एटम 1 मोल बी एटम, उससे क्या बना, 2 मोल क्या बन गए, सी एटम बन गए हैं। तो इस केस में क्या होगा, ये एनर्जी क्या हो गई, इस केस में जो एंथैल्पी है वो क्या हो गई, इसमें भी एटम बन रहे हैं, इसमें भी एटम बन रहे हैं, तो वो रिलीज भी हो सकती है, रिक्वायर्ड हो सकती है, वो पता नहीं। तो यहाँ पे जो डेल्टा एच है वो क्या हो गया, माइनस गामा, माइनस का दे दिया तो इसका मतलब क्या हो गया, ये रिलीज हो गई। तो वहाँ वाई क्या कहलाएगी, तो वाई किलोजूल हीट इवॉल्व, अब माइनस है तो इसका मतलब क्या हो गई, इवॉल्व हो गई, इवॉल्व एट कांस्टेंट प्रेशर इन द रिएक्शन। तो इस रिएक्शन में क्या है, अगर प्रेशर हमने कांस्टेंट रखा तो इस रिएक्शन में अगर एंथैल्पी चेंज क्या दे रखा, माइनस का, तो माइनस का मतलब है इवॉल्व, प्लस होता तो एब्जॉर्ब। तो ये क्या हुआ, इसने क्या करा है कि वाई, तो वाई किलो जूल हीट क्या हुई है, इवॉल्व हो गई एट कांस्टेंट प्रेशर इन द रिएक्शन। कांस्टेंट प्रेशर के उसने कंडीशन दे रखी होगी। चलिए, इन बॉन्ड डिसोसिएशन, तो बॉन्ड डिसोसिएशन मतलब बॉन्ड को तोड़ना है, तोड़ना मतलब वर्क करना है, वर्क करना मतलब एनर्जी देनी है। तो इस केस में एनर्जी क्या होगी, रिक्वायर्ड, और एनर्जी रिक्वायर्ड होगी तो एंथैल्पी चेंज क्या होता है, प्लस, एंड डेल्टा एच प्लस आए तो इसका मतलब रिक्वायर्ड है। बॉन्ड फॉर्मेशन, बॉन्ड फॉर्मेशन मतलब बॉन्ड बनाना है, बॉन्ड बनाना मतलब अट्रैक्शन फोर्स, 2 एटमों के बीच में जब नेट फोर्स अट्रैक्टिव होता है तभी तो बॉन्ड बनता है। और जहां भी अट्रैक्शन फोर्स होगा वहां पे सिस्टम स्टेबल हो जाएगा, और स्टेबल हो जाएगा तो एनर्जी क्या कर देगा, रिलीज, क्योंकि एनर्जी क्या होती है, मिनिमाइज। कोई भी मॉलिक्यूल्स, कोई भी सब्सटेंस मोर स्टेबल केमिस्ट्री में जब होगा, जब एनर्जी क्या हो जाए, मिनिमाइज। एनर्जी तो मोर स्टेबल का मतलब जहां पे अट्रैक्शन फोर्स होगी वहां पे स्टेबिलिटी बढ़ेगी, स्टेबिलिटी बढ़ेगी तो एनर्जी घटेगी। एनर्जी कब घटेगी, जब वो एनर्जी को बाहर फेंक देगा। तो इसका मतलब क्या होगा, तो बॉन्ड फॉर्मेशन क्या है, एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स होता है, मतलब सिस्टम को स्टेबल करेगा, तो इससे एनर्जी क्या करेगी, रिलीज। तो बॉन्ड फॉर्मेशन क्या होगा, एनर्जी रिलीज हो जाएगी। तो जो बॉन्ड फॉर्मेशन है वो एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है जिसमें एनर्जी क्या होती है, रिलीज, मगर बॉन्ड डिसोसिएशन क्या है, एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है जिसमें एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। तो इस केस में बॉन्ड डिसोसिएशन में एंथैल्पी जो डेल्टा एच है वो प्लस का होगा, मतलब एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, और बॉन्ड फॉर्मेशन में जो डेल्टा एच है वो माइनस का होगा, मतलब एनर्जी रिलीज होगी। फोटोकेमिकल रिएक्शन, फोटोकेमिकल रिएक्शन क्या होती है, कुछ रिएक्शन ऐसी होती हैं जिनमें एनर्जी क्या होती है, कुछ ऐसी रिएक्शन होती हैं जो लाइट की प्रेजेंस में होंगी। लाइट की, अगर लाइट की प्रेजेंस ना हो तो रिएक्शन प्रोसीड नहीं होती। तो फोटोकेमिकल रिएक्शन का मतलब है रिएक्शन टेक प्लेस इन द लाइट, जो रिएक्शन लाइट की प्रेजेंस में हो। तो जैसे HBr गैस है, HBr को हम क्या करें, फोटोन एमिट करा दें, फोटोन इसको रिलीज करा दें, फोटोन इस पे कोलाइड करा दें, तो ये क्या है, ब्रेक हो जाएगा किसमें, H एटम गैस में और Br एटम गैस में। तो इस केस में जो एंथैल्पी है, जो एनर्जी रिक्वायर्ड हुई है वो किसकी फॉर्म हुई है, फोटोन की, एच म्यू। तो एच म्यू क्या है, एनर्जी ऑफ फोटोन। फोटोन एब्जॉर्ब बाय द HBr, तो HBr क्या कर रहा है, फोटोन को एब्जॉर्ब कर रहा है। फोटोन एब्जॉर्ब, ये कह रहा है फोटोन एब्जॉर्ब बाय द HBr मॉलिक्यूल एंड कन्वर्ट इनटू द रेस्पेक्टिव एटम। तो HBr जो मॉलिक्यूल है वो फोटोन को कैप्चर करके क्या हो रहा है, कोरस्पॉन्डिंग एटम में क्या हो रहा है, कन्वर्ट हो रहा है। जैसे H2 गैस को फोटोन रिलीज करा दें तो ये हाइट क्या हो जाएंगे, रेस्पेक्टिव हाइड्रोजन एटम में क्या हो जाएगी, रिलीज हो जाएगी। तो इस प्रोसेस में जो एनर्जी, जो इस प्रोसेस में जो एंथैल्पी चेंज है उसे क्या बोलेंगे, बॉन्ड, बॉन्ड एनर्जी। बॉन्ड एनर्जी क्यों, क्योंकि H बीच का बॉन्ड टूटा है, तो ये बॉन्ड एनर्जी होगी, और वो किसकी फॉर्म में होगी, फोटोन की फॉर्म में। तो जो एनर्जी होगी यहाँ पे वो क्या होगी, एच म्यू, और एच म्यू क्या होगी, SC अपॉन लैम्डा लिख सकते हैं, एच म्यू। तो इस समय जो एच म्यू होगा वो क्या कहलाएगा, एंथैल्पी चेंज, और वो एंथैल्पी चेंज क्या है, बॉन्ड एनर्जी किसकी, HH बॉन्ड की, क्योंकि यहाँ HH बॉन्ड ही ब्रेक हो रहे हैं। देखिए, एक है क्वांटम इल्ड फॉर द एफिशिएंसी, यानी कि जो क्वांटम हम डाल रहे हैं, मतलब फोटोन डाल रहे हैं, उसकी एफिशिएंसी, इल्ड ऑफ एफिशिएंसी क्या है, 5 से इंडिकेट कर रहे हैं। तो 5 क्या होगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ रिएक्टेड, रिएक्टेंट के वे मॉलिक्यूल्स जो क्या कर रहे हैं, रिएक्ट कर रहे हैं, डिवाइडेड बाय क्या है, नंबर ऑफ फोटॉन्स एब्जॉर्ब, कि कितने रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल रिएक्ट हुए और कितने फोटोन उसने क्या करे, एब्जॉर्ब करे।
तो वो क्या कहलाएगी, उसकी यील्ड एफिशिएंसी, किसकी, क्वांटम की या फोटोन की। यह कह सकते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेड अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ फोटोन रिएक्टेड। अगर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ले रहे हैं तो नंबर ऑफ फोटॉन्स ले रहे हैं, और अगर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट ले रहे हैं, अगर रिएक्टेंट के मोल लिए तो फोटोन के भी नंबर लिए, नंबर ऑफ फोटॉन्स। अगर हम रिएक्टेंट के मोल्स, रिएक्टेंट की क्वांटिटी किस में ले रहे हैं, नंबर ऑफ मोल्स में, तो फोटोन की क्वांटिटी भी किस में लेंगे, नंबर ऑफ मोल्स में। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट रिएक्टेड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ फोटोन। ठीक है, मतलब एटम डिवाइडेड बाय फोटोन, और नंबर ऑफ मोल्स तो डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ फोटॉन्स, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ फोटोन। चलिए जैसे क्वेश्चन देखिए, ये कह रहा है द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ इतनी इज जस्ट, ये क्या है, इज जस्ट सफिशिएंट टू आयनाइज द सोडियम एटम, कैलकुलेट आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ द सोडियम इन किलोजूल पर मोल। ये कह रहा है किसी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है जिसकी वेवलेंथ कितनी है, 242 नैनोमीटर, और ये इस वेवलेंथ का जो रेडिएशन है वो सफिशिएंट है सोडियम एटम को आयनाइज करने के लिए, मतलब सोडियम एटम से इलेक्ट्रॉन को छीनने के लिए। तो कह रहा है कि बताइए किस क्या क्या पूछ रहा है, तो कैलकुलेट आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ सोडियम एटम। तो देखिए पहले तो देख लो ये जो फोटोन आ रहा है जितनी वेवलेंथ का, इसकी एक्चुअल में एनर्जी है कितनी। तो एनर्जी कैसे निकलेगी, वेवलेंथ दे रखी नैनोमीटर में, तो अगर इस फोटोन की एनर्जी में निकालना चाहूँ, इस वेवलेंथ के फोटोन की एनर्जी, तो किससे निकल जाएगी, 1240 अपॉन लैम्डा, किसमें, नैनोमीटर में, और ये वैल्यू निकल के आएगी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो ये एनर्जी किसकी आ गई, इस वेवलेंथ के फोटोन की एनर्जी आ गई, तो वो कितनी आ गई, 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। मगर पूछ किस में रहा है, तो यही आयनेशन एनर्जी है। वो कह रहा है ये एनर्जी, ये वेवलेंथ सफिशिएंट है इलेक्ट्रॉन सोडियम एटम को आयनाइज करने के लिए, तो ये आयनेशन एनर्जी हो गई सोडियम एटम की। मगर ये किस में है, एटम में। पूछ किस में रहा है, किलो जूल पर मोल में, और कुछ नहीं है, बस ये सीधी आयनेशन एनर्जी तो निकल के आई। अब इसे क्या करना है, इसे किस में लेना है, पहले तो जूल में ले जाओ, तो इसकी इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में कन्वर्ट करोगे तो 1.5 इंटू 10 की पावर 1.6 इंटू 10 की पावर -19 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ गई जूल में। अब इसे किलो जूल में ले जाना है तो क्या कर देंगे, 1000 से डिवाइड कर देंगे तो किलो जूल में आ जाएगा। अब इसमें किस में ले जाना है, साथ में मोल में, तो मोल अपॉन में मोल है तो मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये एक एटम की आयनिक एनर्जी थी, एक एटम की थी, तो एक मोल की निकालनी, तो एक मोल में कितने एटम होंगे, एक मोल में एटम होंगे एवोगैड्रो के इक्वल। तो ये एक एटम की थी तो एक मोल की निकालनी, तो एक मोल में इतने एटम होते हैं, मल्टीप्लाई कर दिया, ये आ जाएगी जूल पर मोल में। हमें निकालनी किलो जूल में, तो किलो का निकालना है तो किससे करेंगे, 1000 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो ध्यान रखना जो नंबर ऊपर होगा उसके रेस्पेक्ट में कोई वैल्यू रखते हैं तो क्या करेंगे, डिवाइड, और ये अपॉन में है तो मल्टीप्लाई करते हैं। ये वैसे ध्यान रखो, ये एक एटम की एनर्जी है तो एक मोल एटमों की एनर्जी कितनी होगी, एक मोल में इतने एटम होंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। ये जूल पर मोल में आ गया, हमें निकालना किलो जूल में, तो इनटू क्या करेंगे 1000 से डिवाइड, तो ये वैल्यू निकल कर आ जाएगी। आगे बात समझ में, तो ये आ गया 494 किलो जूल पर मोल। देखिए ये कह रहा है कैलकुलेट द मैक्सिमम वेवलेंथ in angstrom of a photon that can be dissociate a X2 gas molecule into gaseous atom। ठीक है जी, और गिवन है जो एंथैल्पी चेंज ऑफ, यानी कि जो एंथैल्पी चेंज है या कह सकते हैं बोन एनर्जी किसकी, XX की, वो इतनी है, और ये क्या रखा है इसने कि एवोगैड्रो नंबर इतना है और प्लैंक कांस्टेंट इतना है। चलिए तो देखिए ये कह रहा है फॉर डिसोसिएशन ऑफ वन मॉलिक्यूल, फॉर डिसोसिएशन ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ X2 एनर्जी। बॉन्ड एनर्जी का मतलब क्या है, देखिए पर मोल दे रखी है, तो हमसे क्या पूछ रहा है, वो पूछ रहा है कैलकुलेट मैक्सिमम वेवलेंथ बताना है, किसके लिए, ऑफ ए फोटोन की मैक्सिमम वेवलेंथ बतानी है, उस फोटोन की जो क्या करे, इस X2 मॉलिक्यूल को क्या कर दे, डिसोसिएट कर दे। X2 मॉलिक्यूल है, यानी कि एक मॉलिक्यूल की एनर्जी, और ये जो हमें बाइंडिंग एनर्जी दे रखी, बाइंडिंग जो बॉन्ड एनर्जी है वो किसके लिए डिफाइन होती है, पर मोल के लिए। तो देखिए इतनी एनर्जी, बॉन्ड एनर्जी कितनी हो गई, 9396 किलो जूल पर मोल। ये क्या हो गई, बॉन्ड एनर्जी हो गई किसकी, XX की। बॉन्ड एनर्जी का मतलब यानी कि एक मोल X2 की एनर्जी हो गई, हमें ये एक मोल की, तो अगर इसे जूल में कन्वर्ट करना तो किलो को हटाएंगे तो क्या हो जाएगा 1000 की मल्टीप्लाई। अब ये क्या है, ये एनर्जी किसकी है, एक मोल की। एक मोल मतलब 6 इंटू 10 की पावर 23 मोलिक्यूल्स की एनर्जी है, मुझे निकालनी एक मोलिक्यूल की, तो डिवाइड कर दूंगा आपके किससे, 6 इंटू 10 की पावर 23 से। तो जब ये मोल में है तो मुझे एटम में ले जाना, तो आपके क्या कर दूंगा, डिवाइड, तो ये आ गई जूल पर एटम आ गई।
और जूल पर एटम आ गई तो बस यही तो एनर्जी है फोटोन की, इतनी एनर्जी का ही तो फोटोन मुझे चाहिए। तो बस E इक्वल टू क्या लगा दूंगा, एच म्यू या एस सी अपॉन लैम्डा। एस सी अपॉन लैम्डा क्यों, क्योंकि वेवलेंथ पूछ रहा है। तो एनर्जी मुझे पता है कितनी फोटोन की, इतने फोटोन की एनर्जी का मुझे क्या चाहिए, इतनी एनर्जी का फोटोन चाहिए, तो उसकी वेवलेंथ क्या चाहिए फिर मुझे। तो एनर्जी की जगह तो रख देंगे ये वैल्यू, ये सोल्व होके जो आएगी, एच मुझे पता है, सी मुझे पता है, लैम्डा निकल जाएगा, हो जाएगा सोल्व। चलिए देखिए ये वैल्यू यहां निकल के आएगी किसमें, मीटर में। अब ये मीटर में आएगी, मुझे किस में निकालना है, एंगस्ट्रॉम में। जब मैं एंगस्ट्रॉम को मीटर में कन्वर्ट करता हूं तो 10 की पावर -10 से मल्टीप्लाई करता हूं। अब मुझे मीटर को एंगस्ट्रॉम में ले जाना, तो क्या करूंगा, 10 की पावर -10 से डिवाइड करूंगा, या उल्टा कह लो 10 की पावर 10 से मल्टीप्लाई करूंगा। ऐसा करता हूं कि 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू होता है 1, यानी कि 1 इंटू 10 की पावर -10 मीटर लिखता हूं। तो अगर ये मुझे 1 मीटर दे रखा तो उसे क्या लिखूंगा, 1 इंटू 10 की पावर प्लस की 10 एंगस्ट्रॉम लिख लूंगा। तो आपके 10 की पावर 10 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई, क्योंकि मीटर में आया था यहाँ और ये किस में आएगा, एंगस्ट्रॉम में। लास्ट टॉपिक है इस लेक्चर का, फेलियर्स ऑफ बोहर्ट्स मॉडल। बोहर्ट्स मॉडल क्यों फेल हुआ, ठीक है, इसके ड्रॉबैक क्या रहे बोहर्ट्स मॉडल के। तो बोहर्ट्स मॉडल इज एप्लीकेबल फॉर ओनली एच एटम, और ये कह सकते हैं हाइड्रोजन लाइक एटम, मतलब यूनी इलेक्ट्रॉन स्पेसीज के लिए। जो बोहर्ट्स का मॉडल था वो सिर्फ और सिर्फ वैलिड हो पाया सिर्फ उस स्पेसीज के लिए जिसमें केवल एक ही इलेक्ट्रॉन है, जैसे हाइड्रोजन है या हाइड्रोजन लाइक है। हीलियम के लिए वैलिड नहीं है, मगर हीलियम प्लस के लिए वैलिड हो जाएगा, क्योंकि हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और +1 का मतलब 1 इलेक्ट्रॉन निकल गया। एलआई में होते हैं 3 इलेक्ट्रॉन, तो एलआई के लिए वैलिड नहीं है, मगर एलआई +2 के लिए वैलिड हो जाएगा। बीई बेरिलियम में होते हैं 4 इलेक्ट्रॉन, तो बेरिलियम के वैलिड नहीं होगा, मगर बेरियम +3 कर दूंगा तो 1 इलेक्ट्रॉन बचेगा, इसके लिए वैलिड हो जाएगा। तो हर उस सब्सटेंस के लिए वैलिड होगा जिसमें 1 इलेक्ट्रॉन, यानी कि यूनी इलेक्ट्रॉन स्पेसीज के लिए वैलिड हुआ ये। चलिए, तो एक तो ड्रॉबैक ये रहा कि सभी एटम के लिए वैलिड नहीं हुआ, या कह सकते हैं मैनी इलेक्ट्रॉन एटम के लिए वैलिड नहीं हुआ। कॉल्ड नॉट एक्सप्लेन स्पेक्ट्रम ऑफ मल्टी इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज। क्या है जो मल्टी इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज निकले, ये कह रहा है कि वही बात है कि नो कुड नॉट एक्सप्लेन स्पेक्ट्रम ऑफ मल्टी इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज, जिनमें एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो उनके स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन नहीं कर पाया। दूसरा, कुड नॉट एक्सप्लेन वेरी फाइन लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ एच एटम, फर्दर स्प्लिटिंग ऑफ द लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ एच एटम इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। देखिए, हाइड्रोजन की पहली लाइन, दूसरी लाइन, तीसरी लाइन, चौथी लाइन, यानी कि फर्स्ट सेल, सेकंड सेल, थर्ड सेल, मगर थर्ड सेल के अंदर भी 3s होगा, 3p होगा, 3d होगा। ये सेल से 2 सेल्स के बीच में भी, जैसे थर्ड सेल है तो थर्ड सेल के अंदर भी छोटी छोटी सब सेल्स होती हैं, उन सब सेल्स के अंदर भी ट्रांजिशन होते हैं, तो उनकी भी अलग अलग वेवलेंथ निकल कर आती हैं, उसको ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया। अच्छा, जैसे थर्ड सेल है, थर्ड सेल में अलग अलग सब सेल और होती हैं, उनका पता कब चलता है, जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड लगाते हैं तो वो स्प्लिट हो जाती हैं। स्प्लिट हो जाती हैं तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड स्पेक्ट्रम आ जाता है लाइट का, तो उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया। जब हम क्या करते हैं, जिसे बोलते हैं जीमेंस इफेक्ट या स्टार्च इफेक्ट, अगर मैग्नेटिक फील्ड में लगा दें हम किसी भी जो एटम की जो सेल्स थी, अगर वहां हम मैग्नेटिक फील्ड लगा दें तो वहां से वो स्प्लिट हो जाती हैं और उसे बोलते हैं जीमेंस इफेक्ट। ऐसे अगर इलेक्ट्रिक इफेक्ट लगा दें, इलेक्ट्रिक फील्ड में ले आए किसी भी एटम को, तो उसकी जो लेवल है एनर्जी लेवल, वो वेरियस एनर्जी लेवल में और ब्रेक हो जाते हैं और उसे बोलते हैं स्टार्च इफेक्ट। तो इस इफेक्ट को ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया। तो एक बार और मैं पढ़ देता हूं इसको, कुड नॉट एक्सप्लेन वेरी फाइन लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ द हाइड्रोजन एटम। फर्दर, ये जो वेरी फाइन लाइन स्पेक्ट्रम था उसको तो एक्सप्लेन कर दिया, मगर फर्दर स्प्लिटिंग ऑफ द लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ एच एटम इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एटम आया तो उसमें जो है क्या है, वेरी जो सेल्स के अंदर सब सेल्स और ब्रेक हो गई, उनके ट्रांजिशन और आने लगे, तो उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया। मतलब सेल के अंदर भी सब सेल होती हैं, इस बात को इसने ये नहीं बता पाया था। was unstable to explain why angular momentum of the electron is quantized। इसने कहा था कि इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं सेल में पाया जाता है जिसका एंगुलर मोमेंटम h/2π का इंटीजर मल्टीपल होगा, यानी कि क्वांटाइज होगा। तो इलेक्ट्रॉन जिस सेल में घूमता है उस सेल का एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइज रहेगा, या इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइज रहेगा। क्यों रहेगा ये बात ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। दूसरा, कुड नॉट एक्सप्लेन 3 डायमेंशनल मॉडल ऑफ द एच एटम। तो एच एटम का 3 डायमेंशनल, इसने 2D एक्सप्लेन किया था, मगर क्या है जो स्पेक्ट्रम है वो 3D होता है, यानी कि जो एच एटम है, जो एटॉमिक है वो 3D है। इट कुड नॉट एक्सप्लेन 3 डायमेंशनल मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो इसने केवल 2D प्लेन दिया था, यानी कि क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के राउंड में रिवॉल्व करेगा, मगर कोई से एक प्लेन में, XY प्लेन में या YZ प्लेन में या ZS प्लेन में। इसने क्या है 3 डायमेंशनल एटॉमिक मॉडल नहीं दे पाया, यानी कि एटम को 3 डायमेंशनल नहीं, इसने 2 डायमेंशनल बताया था।
दूसरा नॉट वैलिड आइसोटॉप्स, आइसोटॉप्स के लिए भी वैलिड नहीं हो पाया, ठीक है, आइसोटॉप्स के लिए वैलिड नहीं हो पाया। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वाज नॉट अकॉर्डिंग टू द डी ब्रोगली कॉन्सेप्ट एंड एज्यूम, यानी कि हंस ये क्या है, हाइजन अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। एक तो डी ब्रोगली कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन नहीं कर पाया और दूसरा हाइजन अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। अगले लेक्चर में यही हमें पढ़ना है। तो डी ब्रोगली कॉन्सेप्ट को और हाइजन अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल इन्होंने बिल्कुल क्या कर दिया, रदरफोर्ड को कंप्लीटली क्या कर दिया, ड्रॉबैक करा दिया, बिल्कुल फेल करा दिया। वो इनके कॉन्सेप्ट को बिल्कुल भी एक्सप्लेन नहीं करा पाया, ठीक है। तो ये डी ब्रोगली कॉन्सेप्ट क्या था वो अभी बस जस्ट अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या था वहां भी आगे पढ़ेंगे, जब ये आएंगे तो मैं इसका जिक्र कर दूंगा बोर्ड्स का द्वारा फेल क्यों फेल हुआ था। चलिए, थैंक्स।